बिल को बनाता कौन है? क्योंकि वो काफ़ी सीक्रेसी में बना होगा। सर जो बिल बनता है, ये कभी किसी से डिस्क्लोज़ नहीं करते। ये सारा कॉन्फिडेंशियल होता है। बजट इज़ ऑलवेज़ कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि अगर कोई बात लीक हो गई, इवन जब बजट प्रिंट हो गया, आपको शायद इसके बारे में पता नहीं, जब बजट प्रिंट होता है, द फाइनेंस मिनिस्टर विल नॉट कीप इवन अ सिंगल कॉपी इन हर हाउस। घर में रखना अलाउड ही नहीं है, तो कहाँ रखा जाएगा? वन जॉइंट सेक्रेटरी इन द बजट डिवीजन, जो उसको हेड कर रहा है, जॉइंट सेक्रेटरी हेड होता है डिवीजन का, वो अपने लॉक एंड बैरल में रखेगा अपने पास। ही विल कीप अंडर हिज कस्टडी। बजट को अपने पास रखता है वो। इवन द फाइनेंस मिनिस्टर कांट कीप इट। लीक हो जाए बाई चांस, और अगर लीक हो गया तो उसका पूरा जो रेमिफिकेशंस है पूरे कंट्री में पड़ता है। कोई स्कीम नई स्कीम लीक हो गई, स्टॉक मार्केट में नोज डाइव, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली बजट से पहले क्या होता है कि ऑन अकाउंट ऑफ सेंटिमेंट्स, र्यूमर्स, जो आपका सेंसेक्स है वो कभी गिरता है कभी ऊपर जाता है। देखा होगा आपने। ऑल आर कॉन्फिडेंशियल। कैबिनेट कमेटी जो होती है, इसका जो भी डॉक्यूमेंट जो भी होता है, इज ऑल टॉप सीक्रेट। किसी मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं एंड कैरिंग ए सीक्रेट फाइल, आपके पीछे आईबी का बंदा लग जाएगा सिविल ड्रेस के अंदर। तो चिट्ठी आ जाएगी, यू वर सीन कैरिंग ए फाइल, सीक्रेट फाइल इन द ओपन हैंड। फिर आपको बुलाया जाएगा, पेशी आपकी होगी भी, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो समबडी विल बी आफ्टर यू इफ यू आर हैंडलिंग द सेंसिटिव मैटर्स। कोई ना कोई पीछे लग जाता। अंदर मिनिस्ट्री के अंदर की बात करो, बिल्डिंग के अंदर की बात करो। ऐसा भी होता है। तो ये दीज आर ऑल कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, पहले होता है रेस्ट्रिक्टेड, फिर कॉन्फिडेंशियल, फिर सीक्रेट, फिर टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट में फाइल के ऊपर क्रॉस लगा होता है ऐसे, मींस इट इज टॉप सीक्रेट। लाल रंग का क्रॉस होता है, दैट यू आर सपोज्ड टू कैरी ओनली इन ए ब्रीफ केस। ऐसे लेके जा नहीं सकते। और कोई पूछना है? इन द मीन वैल्यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। कोई आपके इंटरेस्ट में कोई, इफ यू वांट मी टू डिस्क्लोज, और कुछ इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन ऑन एनी इशू, कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी। हाँ जी। पीएमओ का रोल बजट में पीएमओ का रोल कोई नहीं होता। पीएम ऑफिस में, पीएम ऑफिस, जैसे बढ़ रहा है पीएमओ का रोल। पीएम ऑफिस कैन गिव डायरेक्शन। काम करती है मिनिस्ट्री, काम करती है मिनिस्ट्री। पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वैसे हेड तो है हमारा प्रेसिडेंट, पर उसको काम करवाने नीचे वो डेलीगेट कर देता है पीएम को, भी आप करो। पीएम इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वो ही विल गिव, उसकी जो अपनी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, पॉलिसी बताएगा भी तुम ये करो। तो बजट जब पेश होता है उसके पहले पीएम के पास मीटिंग होती है कि हमने ये किया, पीएम क्या सजेशन चेंजेस, इसमें ये चेंज करो, क्योंकि कैबिनेट कमेटी में ये डिस्कस होता है। तो पीएम उसका चेयरमैन होता है। तो पीएम विल गिव डायरेक्शंस। अपनी पार्टी का जो, उनका जो एजेंडा है वो तो बजट के अंदर ही होता ना। पीएम इज द हेड, वो बताएगा भी बजट ऐसे बनना चाहिए, मैंने ये प्रॉमिस किया था, हमने प्रॉमिस किया था, तो ये ऐसा होना चाहिए। तो पीएम विल गिव दी ओवरऑल डायरेक्शन। वो तो पूरी गवर्नमेंट के अंडर है। तो ये कंसेंसस बन लेते हैं देखो डायरेक्शन ऊपर से आएगी, इससे। नीचे तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आई विल कोट फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे सामने की बात, मिस्टर पांडे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, श्री सुबोध कांत साय, नाम सुना होगा आपने, नहीं, वो द मिनिस्टर टूरिज्म। मिस्टर पांडे, आई वांट यू टू सबमिट मी द फाइल आफ्टर लंच ऑन दिस इश्यू, ऑन दिस लाइंस। पांडे का ठीक है सर, 3 बजे वी शैल हैव ए मीटिंग ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स। सेक्रेटरी को कहा, मिस्टर ख्वाजा आप सारे आइए 3 बजे, एंड मिस्टर पांडे ये फाइल लेके आना। अब पांडे साहब तो गए ख्वाजा जी के पास, कहता सर ये तो स्कीम में कवर ही नहीं होता, फिर ऐसा तो नहीं बन सकता। तो ख्वाजा जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जो स्कीम में है वही करके ले आओ, आई विल कन्विंस द मिनिस्टर। पांडे जी फाइल जाकर ले आए। उसके बाद 3 बजे मीटिंग शुरू हुई, सारे बैठे हैं। एक तो वो थे इसमें जो आके आजकल वो है ना मिस्टर जो अ, जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर आजकल आजकल है, विजिलेंस कमिश्नर, यानी जो भी है वो थे उसके अंदर, मिस्टर पांडे और भी 2-4 लोग, मैं भी था उसके अंदर गलती से, और भी कई लोग थे, तो सारे बैठे हुए थे। तो मिस्टर साहिब बोले भाई मिस्टर पांडे फाइल लाइए। फाइल दिखाई, नीचे फेंक दी। मिस्टर ख्वाजा, दिस मैन शुड बी शंटेड आउट राइट नाउ, आई डू नॉट वांट टू सी हिज फेस फ्रॉम टुमारो। जब मैंने आपको बोला था कि ऐसे बना के लाई, तो आपने क्यों नहीं बनाया? सर एग्जिस्टिंग स्कीम में कवर नहीं होता। कहता व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिस्टिंग स्कीम्स? स्कीम तो मैं बताऊंगा ना आपको।
Schemes will be told by me only. When I tell you something, that becomes a scheme. Mr. Khwaja, throw him out. ये was senior officer, बहुत senior position का, joint secretary level का था. Then meeting खत्म हुई तो उसके बाद मुझे बोला कॉलेज go to the ministry and talk to the minister. इनको ट्रांसफर करना है. ऐसी बात भी होती है. तो मिनिस्टर बोलेगा वही आपकी स्कीम बन जाती है. सीधी बात. तो गाइडेंस विल कम फ्रॉम द पीएम. पीएम बताएगा मंत्री को भाई ऐसे बनाओ. मिनिस्टर जो है नीचे बताएगा अपने स्टाफ को. नीचे तो पूरा स्टाफ है, उसका पूरा सेक्रेटेरिएट है उसको सपोर्ट करने के लिए मिनिस्टर को. तो मिनिस्टर विल गिव दी ओवरऑल पॉलिसी डायरेक्शंस ऑलवेज. संजय कोठारी चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो आजकल है, ही वाज देयर इन द मीटिंग. ठीक है. तो ये जो मिनिस्टर जो है ही विल फॉलो द गाइडेंस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर जो हेड है गवर्नमेंट का. तो बाकी स्टाफ को पूरा सपोर्ट. तो पीएम ऑफिस जो है वो उसका स्टाफ है जो उसको सपोर्ट करता है, जिसमें 11-12 ऑफिसर्स काम करते हैं. 12 लोग हैं टोटल ज्वाइंट सेक्रेटरी वाला, वो पीएम को सपोर्ट करते हैं. इज क्लियर? सो अब 3 हफ्ते की छुट्टी चल रही है. अब छुट्टी में क्या होता है? वी हैव द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज. पार्लियामेंट्री, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है डेफिनेटली. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज, हाँ जी. रिवीजन वगैरह डिसाइड किया जाता है, डिसाइड करते हैं कि या फिर ये डिस्कशन और डिसाइड किया जाता है. देखो ऐसा होता है जब बजट बनता है ना सितंबर में, ये क्या करेंगी आपके जितने भी जैसे सीआईआई है, फिक्की है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जितने भी इंडस्ट्री के जो एसोसिएशंस हैं, फिक्की है और भी कई हैं, सबको बुलाया जाएगा. टॉप इकोनॉमिस्ट, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, इनकी मीटिंग शुरू हो जाती है. सितंबर से मीटिंग स्टार्ट्स. ये आइए डेलीगेशन आते हैं, ट्रेड यूनियंस, दे विल कम एंड डिस्कस विद देम. ये मीटिंग चलती है लगातार. भी आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट. टैक्स में कट चाहिए तो जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो एसोसिएशंस हैं वो भी आती हैं. ठीक है. तो ये सारा का सारा ये मीटिंग जो है ये 6 महीने पहले शुरू हो जाती है. तो जितनी भी एसोसिएशंस हैं वे टैक्स कट वो डिमांड करते, सर टैक्स कट करिए. अंबानी भी जाएगा, उसके बाद अदानी भी जाएंगे कि सर आप ये करिए, ये कंसेशन दीजिए. तो सारी मीटिंग में ये सब डिस्कस होता है. पर ये मर्जी मिनिस्टर की है वो क्या करे क्या ना करे, बिकॉज पीएम से बात कर रही है. अल्टीमेटली पीएम विल डिसाइड. तो ये मेरे पास सर ये लोग आए थे, हमने ये मीटिंग करी, ये फैसला हो, सर आप बताइए क्या करना चाहिए. हर बात पीएम को पता होती है. तो पीएम जो अल्टीमेटली बोलेगा वही होगा. और टैक्स कट के बारे में या टैक्स को रिवाइज करना है या बढ़ाना है, ये मीटिंग में ये पहले सब डिस्कस होता है. ये एक्सरसाइज बहुत लंबी होती है. इट पासेस थ्रू मैनी चैनल्स. ये बजट बनाना 6-7 महीने लगते हैं पूरे बनाने में. द मिनिस्टर कांट स्लीप. बहुत काम होता है. और जो नीचे काम कर रहे हैं नोबडी कैन स्लीप, क्योंकि 24 घंटे की नौकरी है. कभी भी आपको बुला सकता. आइए डिस्कस करते हैं. मिनिस्टर है, कुछ भी वो किस टाइम बुला सकती है आपको. एक्सरसाइज बहुत पहले शुरू हो जाती है. ठीक है. पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटीज ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स. अब ये क्या करती हैं, इसको बोलते हैं मूविंग पार्लियामेंट. अब इस समय ये एक्टिव है आजकल, क्योंकि आजकल छुट्टी है पार्लियामेंट की, एक्टिव है. ये तीनों ये पार्लियामेंट बॉडी काम कर रही है. इसको बोलते हैं मूविंग पार्लियामेंट. ये टोटल मिला के 15 है. वी हैव गॉट 15 पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटीज एंड वन स्टैंडिंग कमिटी विल लुक आफ्टर 3-4 मिनिस्ट्रीज. क्योंकि इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एवरी बजट प्रपोजल कैन नॉट बी डिस्कस इन पार्लियामेंट. पॉसिबल नहीं है. तो ये जो बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो डिस्कस होती हैं. जैसे होम मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, वो डिस्कस होती हैं. एवरी मिनिस्टर प्रपोजल कांट बी डिस्कस इन पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट लिमिटेड टाइम के लिए होती है. एंड रिमेंबर द डे द फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, उस दिन से विद इन 75 डेज द बजट इज टू बी पास्ड. 75 दिन में बजट पास होना होता है. इसमें 3 हफ्ते की छुट्टी भी है. तो एवरी प्रपोजल ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज कैन नॉट बी डिस्कस. आई मीन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये प्रपोजल्स हैं. और रेलवे मिनिस्ट्री के 32 डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, 32. तो पूरा 3 महीने इसमें निकल जाएंगे. तो एवरी मिनिस्ट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन नॉट बी डिस्कस. तो ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है, ये डिस्कस करती हैं. भाई आ जाओ हमारे पास. जैसे पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन, ये तीनों मिनिस्ट्री को अलग अलग बुलाएगी. आई रिकॉल वन मीटिंग, रेलवे की मीटिंग. नाउ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है, इसमें वी हैव 45 मेंबर्स. 45 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 30 आर फ्रॉम लोकसभा. 30 लोकसभा के हैं एंड 15 राज्यसभा के हैं. फाइन.
तो ये 30 लोकसभा के होते हैं, 15 राज्यसभा के हैं। एवरी कमिटी विल बी हेडेड बाय वन member of parliament. It can be of any party. Fine. Sitaram Yechuri was the chairman of one standing committee of the Transport, Tourism and Civil Aviation. डिमांड पर ग्रांट की मीटिंग हुई, अब उसमें सारे एमपी बैठे। जब मीटिंग शुरू नहीं होती है तो आपको बोलेंगे अगर आप सरकार में काम करते हैं या आप जरा बाहर बैठिए, हम एक इंडोर मीटिंग करेंगे आपस में 5 मिनट के लिए, उसके बाद आपको बुलाएंगे। बाहर सारे अफसर बैठे हैं, पता नहीं अंदर क्या बात हो रही है। देन दे विल टेल यू कि अंदर आइए। अब क्या है कि एक इसमें सीताराम येचुरी ने जब अपनी स्पीच पढ़ी, जब शुरू किया पढ़ना, क्योंकि वो डिस्कस करेंगे कि आपकी जो मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट है, आपने इतना पैसा क्यों मांगा। जो डिस्कस पार्लियामेंट के अंदर होता है वो यहाँ पे डिस्कस होता है, क्योंकि वो हर चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट इतनी क्यों है बताइए। तो हमारे सेक्रेटरी से उनसे पूछा कि मिस्टर चैटर्जी ये बात बताइए, नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना खर्च किया आप? ये नो आंसर। वो अरे मिस्टर कालरा भाई आओ ना। मैं सर आप सेक्रेटरी आप बताएंगे, थोड़ी मैं थोड़ी बताऊंगा सर। नहीं प्लीज कम एंड टेल द ऑनरेबल चेयरमैन क्या कितना खर्च किया। मिनिस्ट्री हैड टोटल एलोकेशन ऑफ 1200 crores for that year. It is mandatory on the part of the government of India, every ministry to spend 10% of the budget for the northeast. इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, हर मिनिस्ट्री को 10% अपने एलोकेशन का नॉर्थ ईस्ट के लिए खर्च करना होता है। फाइन। और अगर आप खर्च नहीं कर पाए तो दैट जो पैसा बच गया है दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड। बजट 31 मार्च में खत्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है। और एक होता है नॉन लैप्सेबल फंड, नॉन लैप्सेबल फंड, नॉन लैप्सेबल। ये नॉन लैप्सेबल होता है, नॉर्थ ईस्ट के लिए जो पैसा होता है वो नॉन लैप्सेबल होता है। मतलब है कि आगे इकट्ठा हो जाएगा, अगर आप पूरा खर्च नहीं कर पाए ऑन अकाउंट ऑफ एनी रीजन, दैट मनी शैल बी कैरिड फॉरवर्ड। बजट 31 मार्च को लैप्स हो जाता है, बट ये जो फंड है सेंट्रल रोड डेवलपमेंट फंड एंड नॉर्थ ईस्ट का जो खर्चा होता है वो लैप्स नहीं होता, याद रखिए। दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड। इसको कंपाइल कौन करता है? कंपाइल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डोनर डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये है आपके विज्ञान भवन में, इसका जो पूरा मिनिस्ट्री विज्ञान भवन में है, तो ये सारा कंपाइल करता है। तो जब ये पूछा गया कि कितना खर्च किया आपने, इसमें कोई भी आपके डिमांड फॉर ग्रांट का डॉक्यूमेंट जो आपने जमा किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, इसमें क्या इंडिकेट नहीं किया हुआ? मिस्टर कालरा प्लीज कमेंट। मैंने कहा सर ऐसा है कि एज पर द डॉक्यूमेंट 1200 crores were allocated to us and we were supposed to spend 120 crores for the north east, but we have spent already more than that, 130 crores already we have spent. पर कहता है कहाँ रिफ्लेक्ट किया आपने इसके अंदर? मैंने कहा जी मैं क्या करूं, इसमें तो फॉर्मेट में कॉलम ही नहीं है। दैट कॉलम इज टू बी डिसाइडेड बाय सीजीए, नॉट बाय मी। उसमें कॉलम तो होना चाहिए ना, जब आपने एक प्रोविजन बनाया है कि 10% ऐसा होना चाहिए, देन प्रोविजन ये कॉलम कौन बनाएगा? सर मैं नहीं बनाऊंगा सर। तो सीताराम येचुरी बोले यस दैट कॉलम इज नॉट देयर, नोट इट डाउन। देन सीजीए वर रिक्वेस्टेड भी एक कॉलम इसके अंदर होना चाहिए। तो उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक कॉलम डाला गया बीच में कि नॉर्थ ईस्ट के लिए जो फंड आपको मिला मिनिस्ट्री को, नॉर्थ ईस्ट में कितना खर्च किया। आजकल एक सेपरेट कॉलम होता है, ये मैंडेटरी है। एवरी मिनिस्ट्री विल स्पेंड 10% ऑफ द टोटल फंड एलोकेटेड ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, और ये लैप्स नहीं होता, ये फंड आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, 31 मार्च को लैप्स नहीं होगा। अब क्या हुआ कि इन द केस ऑफ वन कमिटी द चेयरमैन वाज वेंकैया नायडू। तो रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी थी, 6 फुट लंबा हाइट है उसका, बहुत लंबा है। एट दैट टाइम ही वाज द मिनिस्टर, ही वाज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई मिनिस्टर नहीं था। यूपीए वाज द रूलिंग पार्टी। तो मुझे बोला कि काला जी आप भी जाओ। मैं जी मेरा काम तो नहीं है रेलवे के अंदर। नहीं फिर भी एनी क्वेश्चन कैन बी देयर, यू शुड बी देयर। पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट, ऑपोजिट ट्रांसपोर्ट भवन एक पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट है, तो मैं भी वहां गया। तो हम सारे बैठे हुए थे, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड चेयरमैन था साथ में, सारे बैठे हुए थे। सीताराम ये जो आए हमारे वेंकैया नायडू, अपनी लुंगी का हाथ में पकड़ के लंबा 6 फुट, और उसको देख के तो वैसे आदमी डर जाता है, इतना गुस्से वाला। तो उसके बाद आप सारे बैठिए, बाहर सारे खड़े हो गए, अब बैठिए, वी विल कॉल यू इनसाइड आफ्टर सम टाइम। अंदर इंडोर मीटिंग हुआ, देन वी वर कॉल इनसाइड। सबके हालत खराब।
यस मिस्टर नायडू बोले, हु इज द चेयरमैन हियर? नाउ टेल मी, इसके बारे में कुछ पूछा, nobody had the answer. He lost temper. What do you think? Is it Karate race? This meeting is not for the entertainment. Remember, this is a moving parliament. Mr. Chairman, you could be suspended. You are not prepared for the meeting. I'm sorry to say, बड़ा गुस्से में बोला. Everybody was shivering. कहता है, we will not discuss your demand for grants till you are fully prepared. Next week, same day, same time, same place, meeting will be held. And mind you, everybody should be well prepared for the meeting. I will not leave anybody. धमकी दी उसने सबको. आप एक हफ्ता सो नहीं पाएंगे जब तक वो मीटिंग हो नहीं जाएगी, तब तक वो सो नहीं पाएंगे. वो वही हुआ यार, ये हो जाए, सबको डिस्कस हो जाए ठीक ठाक. तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है. तो आजकल ये पार्लियामेंट बॉडी एक्टिव है, तो ये 15 है टोटल. एंड दिस स्टैंडिंग कमेटी जो ये शुरू हुआ, दिस स्टार्टेड फ्रॉम 1995. पहले देयर यूज्ड टू बी नो स्टैंडिंग कमेटी. तो ये सारा सिस्टम 95 के बाद शुरू हुआ कि पार्लियामेंट जब बंद होगी तो ये स्टैंडिंग कमेटी डिस्कस करेंगी, क्योंकि हर मिनिस्ट्री का डिमांड फॉर ग्रांट डिस्कस नहीं कर सकते. तो ये स्टैंडिंग कमेटीज जो दूसरी मिनिस्ट्री है छोटी मोटी, उनको ये डिस्कस करके पार्लियामेंट को सबमिट कर देंगे. अब ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटीज है, तो ये अपने रिकमेंडेशन अल्टीमेटली दे विल सबमिट टू लोकसभा स्पीकर. ठीक है, ये इनका जो रिकमेंडेशन है भी इतना कट होना चाहिए या कितना देना चाहिए या रिकमेंड करना चाहिए, ये अपने रिकमेंडेशन के साथ विल सबमिट इट टू लोकसभा स्पीकर. फिर पार्लियामेंट खुलेगी. ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अंडर आर्टिकल 116 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वोट ऑन अकाउंट विल बी प्लेस्ड along with the appropriation bill. Remember one thing, फाइनेंस बिल ले पहले होता है, पर एप्रोप्रिएशन बिल पास पहले होता है. एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब खर्चा गवर्नमेंट का. अब खर्चा तो करना ना, इसको पहले पास होना होता है. बट इसके पहले फाइनेंस बिल ले पहले होता है, बट एप्रोप्रिएशन बिल विल बी पास विद द पार्लियामेंट बिफोर दैट. बट दैट विल बी पास व्हेन, जब बजट ओके होगा. उसके पहले वो तो मई में जाके पास होगा फाइनेंस बिल. अब गवर्नमेंट को खर्चा चलाना है, और 2 मंथ्स खर्चा चलाना है. खर्चे चलाने के लिए पैसा चाहिए, एंड नथिंग कैन बी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट विदाउट द पार्लियामेंट अप्रूवल. तो देन इन दैट केस फॉर 60 days द प्रायर अप्रूवल विल बी टेकन फ्रॉम द पार्लियामेंट. लोकसभा भी 2 महीने के लिए खर्चा हमारा वो कर दो, तो बजट का कुछ हिस्सा जो है दैट विल बी अप्रूव्ड बिफोर हैंड अंडर द वोट ऑन अकाउंट. फॉर 60 days the parliament, Lok Sabha, shall approve the expenditure of the government, I mean the ministries, all the ministries, for 60 days. फिर जब तक पार्लियामेंट के अंदर बिल पास नहीं होता, तब तक हमारे को खर्चा चलाना है, तो उसके लिए आप इसको पास करिए. तो दैट इज कॉल्ड वोट ऑन अकाउंट. तो वोट ऑन अकाउंट विल बी अंडर आर्टिकल 116 and 117. फाइनेंस बिल पास हो जाएगा जब सबको डिस्कस हो जाएगा. वन थिंग मोर यू विल आस्क मी, अब टाइम रहेगा कम, अब सारी मिनिस्ट्री डिस्कस नहीं हो सकती. जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट, उसका डिस्कशन बहुत लेट तक चलता है. जिस मिनिस्ट्री का डिस्कशन चल रहा है, उसके जो ऑफिसर्स हैं वो अपने घर नहीं जा सकते. या तो आके वहीं बैठेंगे लोकसभा के अंदर, या दे विल सिट इन द ऑफिस, टीवी देखते रहेंगे. लाइव डिबेट चल रही है. अगर मान लीजिए किसी एमपी ने ऐसा कुछ पूछ लिया जिसका जवाब नहीं है मिनिस्टर के पास, वो फटाफट वहां से मिनिस्ट्री से रिप्लाई बनाएंगे और गाड़ी लेके दौड़ाएंगे, यार दे के आओ मंत्री जी को वहां पे, क्योंकि दे कैनट गो टू देयर हाउसेस टिल द प्रपोजल ऑफ दैट मिनिस्ट्री, आई मीन डिमांड फॉर ग्रांट्स, इज पास बाय और वोटेड बाय द लोकसभा. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है. तो जो कंसर्न अफसर है वो ध्यान से देखता रहता है, भैया चाय भी पीता रहेगा, देखता भी रहेगा यार कोई मेरा टॉपिक ना आ जाए बीच में. तो उसके बाद वो क्या करेगा, फटाफट रिप्लाई बना के भेजेगा, गाड़ी से जाके दो मंत्री को देख के आओ वहां पे. क्योंकि जब डिबेट होती है उसके बाद मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है. जितने भी इशू रेज हुए, एट द एंड रात को कई बार 12 बज जाती है. देन द कंसर्न मिनिस्टर विल स्पीक ऑन एवरी इशू. इट विल बी पास्ड बाय लोकसभा बाय द रेजिंग ऑफ हैंड्स. आप बटन दबाते हैं, आगे हर एक के बटन लगा होता है, तो सामने आ जाता है. नो का मतलब ने, NAY, एंड यस ने, तो उसमें सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है. उसके बाद स्पीकर विल से the budget for the demand for grants for this ministry is passed by these many votes. ठीक है, तो ये चलता रहेगा मामला.
पर बाकी जो मिनिस्ट्री रहेंगी छोटी मोटी, उनका क्या करें? उनका सारा क्लब हो जाता है, भैया इनका डिस्कस नहीं कर सकते, टाइम इज नॉट देयर, तो उनका प्रपोजल विल बी क्लब्ड बाय द स्पीकर एंड पास बाय द वोटिंग एंड दैट इज क्लब का क्या होता है? इसको बोलते हैं गुलोटिन। इंटरेस्टिंग वर्ड है जो आपको बता दें, तो याद रखना, ये पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं मतलब है कि जिनका बजट पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होता, इट इज पास बाय द स्पीकर बाय द पार्लियामेंट विदाउट डिस्कशन। छोटी मोटी मिनिस्ट्रीज हैं, 1000-1200 करोड़ के लिए क्या डिबेट करनी, तो उसका सारा क्लब करके स्पीकर वो एक ही नाम पड़ती जाएगी, ट्रांसपोर्ट 1000 करोड़, टूरिज्म 500 करोड़, ठीक है, वो इकट्ठा पास हो जाता है विदाउट डिस्कशन एंड दैट इज कॉल्ड। पर जब तक ये चल रहा है, वहां के अफसर सारे दफ्तर बैठे रहते हैं, कोई घर नहीं जाता, नोबडी अलाउड। चिट्ठी आती है कि अपने घर कोई नहीं जाएगा, और जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है, लेटर गोज फ्रॉम दी पार्लियामेंट अफेयर्स की गवर्नमेंट सर्वेंट जो डील कर रहा है मिनिस्ट्रीज में कोई भी छुट्टी नहीं लेगा अनलेस रिक्वायर्ड, मेडिकल एनफिट है, अदरवाइज नोबडी विल टेक लीव एंड नोबडी विल गो ऑन टूर ड्यूरिंग दिस पीरियड। कोई घर नहीं जाता, एनी इशू कैन बी रेज्ड, तो कौन आंसर करेगा उसको? तो कोई नहीं आता, कोई मिनिस्टर बाहर नहीं आता, दे आर ऑल अवेलेबल हियर। जब बजट पास होता है तो सारे एमपी वहां प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसका बड़ा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होता है। अगर बजट फ्लॉप हो गया, फाइनेंस बिल अगर पास नहीं हुआ, गवर्नमेंट गिर जाती है, रिमेंबर दिस। तभी पीएम बोलेंगे भी जब बजट पास होगा तो एवरी एमपी विल बी प्रेजेंट, तभी पूरा लोकसभा फुल होता है। अगर फाइनेंस बिल पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट कैन फॉल, तो इट्स अ वेरी सीरियस अफेयर। फाइन, तो उसके बाद जब फाइनेंस बिल लोकसभा पास कर देगी, इट विल गो टू राज्यसभा। जिस टॉपिक का मिनिस्ट्री से रिलेटेड डिबेट पार्लियामेंट में हो, उसके लिए तो स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाए। वो है ना, जितनी बाकी मिनिस्ट्रीज हैं उनके लिए स्टैंडिंग कमेटी है, क्योंकि उनका डिस्कस नहीं होता तो स्टैंडिंग कमेटी अलग से डिस्कस करती है। जिनका डिबेट नहीं हुआ उनके लिए स्टैंडिंग कमेटी। हाँ, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ने सब पढ़ ही लिया है, वो भी पार्लियामेंट तो है, उसमें सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो सारा डिस्कस कर ही लिया है, तो दोबारा वहां पे डिस्कस नहीं होता, पास हो जाता। तो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, उसके लिए डिबेट होती है। डिफेंस मिनिस्ट्री का बजट डिस्कस नहीं होता, रिमेंबर दिस, कॉन्फिडेंशियल होता है, वो डिस्कस नहीं होता, क्योंकि उसमें सीक्रेट फंड होता है। आप कितनी डील करने वाले हैं, कितने रफाल खरीदने वाले हैं, पार्लियामेंट क्यों डिस्कस होगा, हम कितने खरीदने वाले हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वहां डिस्कस नहीं होता। लेट मी शेयर एन एग्जांपल विद यू। एक स्टैंडिंग कमेटी के साथ में गया हुआ था, एक हफ्ते की टूर पे मैं भी साथ था उनके, तो वहां पे जब डिस्कशन चल रही थी तो वन पर्सन फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गुवाहाटी, तो उसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी कमेटी के मेंबर थे, उनके साथ में रहा एक हफ्ता, कोई करीब 20-25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो ही वाज आस्क्ड वन क्वेश्चन कि बताइए चाइना बॉर्डर पे जो भी है, तो उसने पीपीटी बना रखा था, जब उसने दिखाया उसको, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लॉस्ट टेम्पर। आपको मालूम नहीं आप कब से काम कर रहे हैं डबल आई के अंदर, तो आपको शर्म नहीं आती? ये सारी बातें हमें बता रहे हो आप कि बॉर्डर पे क्या क्या चल रहा है, आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती इसके बारे में? व्हाई शुड नॉट बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस? ये बातें आप हमसे डिस्क्लोज करो, नॉट इवन टू अस यू कैन डिस्क्लोज ऑल दिस थिंग्स, ये सब सीक्रेट होता है, ये मत बताइए हमारे को, अगर आप रिकॉर्ड कर देंगे नौकरी चली जाएगी। वो घबरा गया बुरी तरह से, पैर पड़ गया, सर मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। कहता नो, नेवर डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, ये सब सीक्रेट मैटर है, तो इवन दीज मैटर्स कांट बी डिस्कस बिफोर दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एज इन उनका राइट है सब जानना। नो, जब पीएम जाते हैं साउथ ब्लॉक में, उनका एक पूरा कंट्रोल रूम है, इफ यू गो टू साउथ ब्लॉक, जहाँ पीएम ऑफिस है, अंदर एक कंट्रोल, जहाँ पीएम बैठते हैं अंदर एक कंट्रोल रूम है, जहाँ से यू कैन सी द एक्टिविटीज एट ऑल द बॉर्डर्स कि क्या चल रहा है, वो जाके देखते हैं कि पूरे हर बॉर्डर में क्या चल रहा है। एवरीबॉडी इज नॉट अलाउड देयर, कोई नहीं आता वहां पे, क्योंकि वो बड़ा सीक्रेट है कंट्रोल रूम में, नोबडी कैन गो, योर सीक्रेट अफेयर, इसको मालूम नहीं इसके बारे में, वो पूरा वहां पे जाके मॉनिटर करते हैं भी क्या क्या चल रहा है। तो साउथ ब्लॉक में इज कंप्लीटली यू कैन से कि काइंड ऑफ, इफ यू गो टू नॉर्थ ब्लॉक, वहां जाएंगे तो अगर आप गलती चलेंगे होम मिनिस्ट्री की तरफ, आपका बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि हर बंदा बंदूक लेके ऐसे खड़ा हुआ है वहां पे, हर जगह लाल बत्ती चल रही है, और इतना डिप्रेसिंग माहौल है, क्योंकि वहां पे कोई अफसर हंसता नहीं है, हंसना अलाउड ही नहीं, क्योंकि हर एक का माथे पे टेंशन है, कितने मर गए, कितने बम ब्लास्ट हुए, यही पड़ता रहता है बैठ के, हंसी कहाँ से आएगी उसको।
आप बोलते भाई निकलो, बड़ा निगेटिविटी बहुत ज्यादा उस ब्लॉक के अंदर ना, क्योंकि बड़ा टेंशन वाला माहौल होता है उधर। अरे के आगे लाल बत्तियां लगी हुई हैं, मीटिंग चल रही है, बाहर वो सीएस वाले बंदे बैठे हुए हैं बंदूकें लेके, वहां पे एक बड़ा टेंशन वाला माहौल होता है। फाइन। तो ये बातें डिस्क्लोज नहीं कर सकते, चाहे वो एमपी हो चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी हो। दीज मैटर्स ऑन द डिफेंस आर नेवर डिस्कस इन द मीटिंग्स। तो डिफेंस के ग्रांट्स मतलब कैसे क्या होता है? नहीं, उनका बजट एलोकेट होता है, पर जो दूसरी चीजें हैं, जैसे आपका दूसरा बजट है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस का खर्चा, ये खर्चा, बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए डिस्कस होगा ना, पैसे क्यों चाहिए, और आप कितने जहाज खरीदने वाले हो, ये चीज कभी कोई डिस्कस कैबिनेट डिस्कस तो पार्लियामेंट के अंदर होगा, क्योंकि सरकारी खर्चा कोई भी बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के आप यूज नहीं कर सकते, डिटेल में नहीं होगा। चीजें ये वाली हैं जो इससे हमारा सिक्योरिटी मैटर करता है, वो डिस्कस कभी नहीं होता। जिसका प्रपोजल डिस्कस नहीं होता पार्लियामेंट के अंदर, दैट इज कॉल्ड गिलोटिन, बिना डिस्कशन के पास हो जाता। ये स्टैंडिंग कमेटी का रोल मैंने बता दिया आपको। Fine. और आखिर में जब बजट पास होगा, फाइनेंस बिल, इट विल गो टू राज्यसभा। राज्यसभा में क्या है कि इसका कोई रोल नहीं होता, बट इट कैन गिव द व्यूज, इट कैन रिकमेंड, जो लोकसभा माने या ना माने। अगर राज्यसभा रिकमेंड करती है कि ऐसा करो, लोकसभा में रिजेक्टेड, ठीक है। अगर 2 हफ्ते तक कोई जवाब नहीं आता तो दैट विल बी टेकन एज अप्रूव्ड। पर अगर वो को लिख के भेजते हैं कि ये चेंज कर दो, लोकसभा की मर्जी है वो चेंज करे ना करे, बिकॉज राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है, देन इट विल गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो जब साइन कर देंगे, बिकम द फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। तो फाइनेंस बिल विल बिकम फाइनेंस एक्ट ओनली व्हेन दिस इज पास बाय द पार्लियामेंट एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये पूरा बजट का एक्सरसाइज है, ठीक है। अब ये बजट जो मैंने आपको बताया पूरा एक्सरसाइज, इसके अंदर कोई डाउट हो, इट टेक्स अराउंड 6-7 मंथ्स, ठीक है। पूरा काम करने में 6-7 महीने लगते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पहले उसके आता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाता है, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स ये तैयार करता है उसको, बट इट इज फॉर द लास्ट ईयर 2021 का इकोनॉमिक सर्वे। अगर आपने, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, नाउ यू आर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू, इकोनॉमिक सर्वे, प्लीज गो थ्रू दैट सर्वे केयरफुली। इकोनॉमिक सर्वे सच एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उसमें सब कुछ होता है, और देन एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर देयर इज द आउटलुक एंड द गाइडेंस फॉर द एडवाइस फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो प्लीज गो थ्रू दैट, ठीक है। एंड ट्राई टू रीड द एडिटोरियल ऑफ एवरी पेपर, उसमें एक प्रॉब्लम रेज करते हैं, आखिर में सोल्यूशन लिखा होता है। इकोनॉमिक टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, इनका जो एडिटोरियल है इसको पढ़ना चाहिए, बिकॉज दे टेक अप ए प्रॉब्लम एवरी डे, आपके बड़े काम आएंगे। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, बोरिंग होगा थोड़ा सा, पर एक बार इंटरेस्ट पैदा हो गया, क्योंकि उसमें पूरी कंट्री का हर सेक्टर के बारे में है। अगर आपने वो पढ़िए, पूरा मत पढ़िए, आखिर में आउटलुक है वो आउटलुक पढ़ लीजिए, एंड एडवाइस वो पढ़ लीजिए, दैट्स ऑल, तो आपको पूरी कंट्री की मास्टरी हो जाएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एवरी सेक्टर इज कवर्ड देयर। फाइन, ये तो हो गया बजट का एक्सरसाइज, जो बजट कैसे बनता है। फिर बजट का कंटेंट क्या क्या होता है, इसके बारे में आई विल टेल यू। आई थिंक नाउ यू आर टू टायर्ड, टू एग्जॉस्टेड नाउ, क्योंकि दैट विल अगेन टेक लॉट ऑफ टाइम। आई वांट टू डिस्कस दिस सेंट्रल बजट, स्टेट का भी ऐसे ही होता है, कोई फर्क नहीं दोनों के अंदर, पैरामीटर सब वही हैं, तो बजट में क्या क्या सेंट्रल कंटेंट क्या क्या होते हैं। उसके बाद व्हाट इज रेवेन्यू अकाउंट, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, फाइन। देन उसके बाद फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये सब करने के बाद यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री के अंदर, जैसे अभी बोला फाइनेंस मिनिस्टर ने 9.5% हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा करंट ईयर में, क्या मतलब इसका हुआ, मतलब है कि इतना मार्केट से बोरो करेंगे, वो करीब 12.05 लाख करोड़ बोरो करना है, पर सारा बोरो नहीं करेंगे, इसमें से 2-2.5 लाख करोड़ तो वापस करना है, इंटरेस्ट पेमेंट वापस करना है, इतना गवर्नमेंट ने उधार लिया है, ठीक है। तो 12 लाख करोड़ में से 12.05 लाख करोड़ एग्जैक्ट फिगर है, उसका 2.50 लाख करोड़ जो है दैट गवर्नमेंट हैज टू पे एज इंटरेस्ट। बाकी जो पैसा बचेगा गवर्नमेंट कैसे यूज करेगी, आजकल गवर्नमेंट नोटिस छापती है, आपको पता होना चाहिए, आरबीआई ने मना कर दिया, हम रिप्लेस करेंगे, नोट आपके लिए नहीं छापेंगे फालतू, अगर पैसा चाहिए गो टू मार्केट, यू ट्राई टू रेज मनी थ्रू ट्रेजरी बिल्स। आपको पता होगा इसके बारे में क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स के बारे में, रेपो रेट का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, क्या है रेपो रेट, हाँ रेपो रेट होता क्या है, 3% है, रेपो रेट चेंज नहीं किया, आर यू श्योर अबाउट इट, रेपो रेट क्या होता है,
3.35 है, एमएसएफ 4. रेट कोई भी चेंज नहीं हुआ, नहीं रेपो रेट चेक करो रेपो रेट चेक करो, करंट रेपो रेट चेक करो। बट रेपो रेट होता क्या है, आई वांट टू नो फ्रॉम यू। इसका पूरा फॉर्म क्या है? रीपर्चेज ऑप्शन। व्हाट डू मीन बाय ऑप्शन? ऑप्शन वर्ड डाला गया, पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, अच्छा ऑप्शन क्या है यार, व्हाट डज इट मीन? ऑप्शन क्या है? एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, एग्जैक्टली याद नहीं है, बट व्हेन यू बाय एन ऑप्शन और एन पुट ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन में एक में ऐसा होता है कि यू हैव द लिबर्टी टू एग्जिट, एंड एक में होता है यू हैव टू परचेज दिस। मैं बताता हूँ, करंट बता रहे हो, रेपो रेट करंट 4% है, अभी बढ़ा नहीं, हो ही नहीं सकता। चलिए कोई बात नहीं, 3.35%, रिवर्स से 3.35%, CRI 3%। फरवरी में देखा था, अभी MPC मीटिंग हुई ना अभी पीछे, तो ऐसा होता है कि जो आपका रिवर्स रेपो रेट है वो हमेशा रेपो रेट से कम होता है, ठीक है, और आपको जो बैंक रेट होता है, बैंक रेट एंड मार्जिनल जो रिक्वायरमेंट है, दोनों के रेट बराबर होते हैं। बैंक रेट का और मार्जिन रिक्वायरमेंट का, मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट का रेट हमेशा बराबर होता है। बट मेरा क्वेश्चन है बड़ी रेपो रेट, ठीक है, रीपर्चेज ऑप्शन का मतलब क्या होता है? यू गो टू बैंक, आप बैंक गए, भैया मेरा सोना है और मुझे 1 साल के लिए पैसा चाहिए। रेपो रेट इज बेसिकली शॉर्ट मार्केट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, 365 डेज से पहले खत्म हो जाता है, इसका लिमिट 90 डेज का वैसे, ठीक है। तो यू शैल बी सरप्राइज टू नो कि जितना सीपीयूज को प्रॉफिट होता है उसका लार्जेस्ट प्रॉफिट है वो आरबीआई देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अराउंड 70,000 करोड़ एवरी ईयर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, रेपो रेट की वजह से। आप देखिए कि मुझे भैया ये सोना पकड़ो, मुझे इतना पैसा दे दो, बट एक शर्त है, ये सोना मुझे वापस चाहिए, रीपर्चेज ऑप्शन। तो ये जो वो चीज है कि सेंट्रल बैंक जो पैसा देते हैं कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक विल टेक मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, तो विद द कंडीशन कि जो आप जो सिक्योरिटी जमा कर रहे हो सेंट्रल बैंक के पास, सिक्योरिटी मीन्स क्या होती है? सिक्योरिटीज गोल्ड होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स हो गए, हर बैंक को जो इन्वेस्ट करना पड़ता है, 18% हो गया आजकल SLR, गोल्ड में होता है, कैश में होता है, और आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर होता है 18%, ठीक है, और वो जो है उसमें वो नॉर्मली खरीदते हैं। तो रेपो रेट का मतलब है कि जो सिक्योरिटीज के अगेंस्ट आप पैसा ले रहे हो, दैट सिक्योरिटी यू विल बाई बैक, दे विल रीपर्चेज, तो ऑब्लिगेशन, तो आप जो पैसा हमसे ले रहे हो सिक्योरिटी जमा करके, दैट विल टेक बैक, पैसा में जमा कर देना, ये वापस ले देना, रीपर्चेज ऑप्शन। तो उससे क्या होगा, 3.35% जो है वो सेंट्रल बैंक चार्ज करता है इंटरेस्ट। एंड व्हाट इज द रीपर्चेज ऑप्शन? वो रीपर्चेज क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? हाँ, तो वो क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि कमर्शियल बैंक के पास जो जितना पैसा पड़ा है, NDTL जो होता है, आई मीन जितना जो लाइबिलिटी है उसका 18% तो होता ही है SLR, अगर एक्सेस पैसा पड़ा तो दैट इज डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक, क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है उस पर, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो बैंक कहते हैं हमारे पास फालतू पैसा पड़ा तो क्या करेंगे रख के, तो वहां डिपॉजिट कर देते हैं, तो उसका इंटरेस्ट उनको मिल जाता है। व्हाट अबाउट दिस क्या कहते हैं उसको, नहीं, व्हाट इज CRR? हाँ, व्हाट इज दैट? 3%, 3% व्हाट इज NDTL? वो क्या चीज है? व्हाट इज कॉल्ड नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी? डिमांड और डिपॉजिट में क्या क्या आता है? लेजर बनी, और व्हाट इज लायबिलिटी? ठीक है, ठीक है, एंड व्हाई इज कॉल्ड नेट? ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा, व्हाई नेट? क्या मतलब
वो अर्निंग हो रहा है, क्या उनकी लायबिलिटी है, तो उसका नेट कितना है? भाई शाम को 4 बजे बैंक बैठता है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, वो नेट हो गया ना। इतना पैसा आया है इतना गया भी तो है, नेट हो गया। उसका डेली बेसिस पे, ये डेली बेसिस पे होता है, डेली बेसिस पे कैश जमा होता है आरबीआई के अंदर, डेली बेसिस पे पर कैश में जमा होता है। क्यूरियोसिटी थी, ये जो पैसा जमा होता है इसको बस अकाउंट पर ही ट्रांजैक्शन होता है ना? इतना पैसा आरबीआई तो पागल हो जाएगा, इतनी जगह थोड़ी है सर, अकाउंट ट्रांसफर है, कुछ नहीं है, अकाउंट के अंदर ही है। कोई इतना पैसा जमा करोगे तो बैंक वाले जगह कहां से लाएंगे इतनी। तो मुझे इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट हाँ पूछ। फॉरवर्ड मनी जो होता है हाँ, हाई पावर्ड मनी क्या होता है? वो क्या करेंसी H plus R. आरबीआई What is H? H plus R is called high powered money. What is H? C plus R, sorry. H is equal to C plus R. H is called high powered money. C plus R क्या होता है? सर्कुलेशन। हाँ ठीक है। तो सर मेरे को जो डाउट है, जो रिजर्व में काउंट है, ये पैसा वो भी पैसा इंक्लूडेड होता है क्या जो मनी इकोनॉमी में सर्कुलेटेड नहीं है, जो आरबीआई के पास अपना उसने वॉल्ट में रखा हुआ है? जो पैसा आरबीआई के पास है ना, वो पैसा होता कौन कौन सा है उसका, यू मस्ट नो द कंपोजिशन। समझ नहीं आ वही रहा बताता हूँ है। आपको, ऐसा बताता हूँ आपको, ऐसा होता है कि आप आरबीआई है, आप आरबीआई गवर्नर है, बन सकती है, ऐसी बात नहीं है, यू कैन बी आरबीआई गवर्नर, तो डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। आप आरबीआई गवर्नर है, तो ये बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट का पैसा रखता है अपने पास, कमर्शियल बैंक का पैसा रखता है अपने पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा भी रखता है। गवर्नमेंट इस समय मनी क्रिएट कौन करता है? गवर्नमेंट क्रिएट करती है, और कौन क्रिएट करता है? मनी, हु इज द क्रिएटर ऑफ मनी? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मनी क्रिएट कौन करता है? क्रिएट का मतलब मनी क्रिएशन। हाँ, मनी कौन छापता है? अपना आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट क्या करती है, क्या छापती है? कॉइन सारे गवर्नमेंट मिंट छापती है। हाँ, नोट्स हमेशा प्रिंट होते हैं, कॉइन्स हमेशा मिंट होते हैं, जितने भी कॉइन्स हैं वो भारत सरकार बनाती है, मिंट करती है। नोट 1 रुपए का जो नहीं छपता आजकल, कोई कॉटन बेस होता है, पेपर करेंसी बाहर से इंपोर्ट होती है, बड़ी कॉस्टली है। फाइन, तो कुछ नोट छोड़ के बाकी सारे के सारे गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, तो ये पेपर करेंसी कॉटन बेस्ड होती है। तो रुपए का नोट होता है, दैट इज लीगल टेंडर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसपे फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता था, भैया ये मेरा पैसा है भारत सरकार का, कोई इसको मना नहीं कर सकता। लीगल टेंडर अगर कोई मना करता है आप उसको एफआईआर कर सकते हैं, क्योंकि उसने, वो गवर्नमेंट का लीगल टेंडर है, नोबडी कैन रिफ्यूज, बट नॉट बियॉन्ड लिमिट। अगर आप सारी पेमेंट 1 रुपए में करेंगे तो पागल हो जाएगा, यू कैन रिफ्यूज, भैया इसके बाद मैं नहीं करता। तो वो 1100-1200 रुपए के आसपास आप रुपए में पेमेंट कर सकते हो, उसके बाद आप मना कर सकते हो, भैया नहीं, लीगल टेंडर तो है। तो 1000 के जो सिक्के पकड़ा देगा मेरे को, तो मैं कहाँ जाऊंगा? फाइन, तो एक लिमिट के बाद आप मना कर सकते हैं। और जो बाकी नोट है, प्रोमिसरी नोट, वो आरबीआई छापता है। अब आरबीआई के अंदर क्या क्या पैसा होता है? आप गवर्नर हैं तो आपने पैसा जो रखा हुआ है, भैया कहीं इन्वेस्ट करो। आपने देखा अमेरिका में इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो आपने पैसा अमेरिका में जमा कर दिया, ठीक है। और अभी पीछे आरबीआई ने 43 टन गोल्ड खरीदा, भैया पैसा पड़ा गोल्ड खरीद लो, ये काम आता रहता, ठीक है। सिमिलरली जो बाकी कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक है, उनका पैसा भी जमा होता है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो अमेरिकन बैंक या फेडरल बैंक यहाँ पैसा जमा कर देगा। तो गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट पैसा क्रिएट करती है, एक कमर्शियल बैंक, वो तो मनी क्रिएट करते हैं, सेंट्रल बैंक पैसा छापता है, कमर्शियल बैंक पैसा क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हाई पावर्ड मनी। जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास है उसके बेसिस पर ही वो पैसा क्रिएट करेगा। एसएलआर कितना है, ठीक है, वो कितना कैश पड़ा है बैंक के पास, उसके बेसिस पर ही वो तो पैसा क्रिएट करेगा ना। हाई पावर्ड मनी का मतलब है जिसके बेसिस से पैसा क्रिएट होता है। सी प्लस आर जो करेंसी सर्कुलेशन में है, जो गवर्नमेंट ने छापी है, जब तक गवर्नमेंट पैसा नहीं छापेगी तो आप पैसा कैसे क्रिएट करोगे? होगा उतना ज्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा। Absolutely, you're right. Absolutely right. So C plus R is high powered money. C is called the cash in circulation. R mean जो पैसा सेंट्रल बैंक के पास पड़ा हुआ है, उसके बाद पैसा कौन कौन सा पड़ा है, बाकी कंट्रीज का पैसा पड़ा, उस पर लिखा था अदर मनी। इफ यू सी व्हाट इज दी रिजर्व का होता है ना, अदर रिजर्व होता है। अदर रिजर्व में क्या क्या होता है, एक तो कमर्शियल बैंक का पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा। अदर रिजर्व का मतलब जो पैसा दूसरी कंट्रीज का पड़ा हुआ है, वो ज्यादा नहीं होता। अमेरिका का पैसा पड़ा है, जापान का पैसा पड़ा है, वो अदर रिजर्व में आता, पर वो इतना इंपॉर्टेंस रोल प्ले नहीं करता क्योंकि उसका अमाउंट बड़ा छोटा होता है। तो जितना ही आपका हाई पावर्ड मनी ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा मनी क्रिएट होगी। जितना कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा, उतना ही वो क्रिएट कर पाएगा।
देयरफॉर कितना पैसा बैंक क्रेडिट करता है वो डिपेंड करता है कि हाई पावर्ड मनी कितनी है। हाई पावर्ड मनी, द मनी विच इज अवेलेबल विद द कमर्शियल बैंक। अगर SLR बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, वो कम क्रेडिट कर सकता है एक्चुअली। अगर SLR बढ़ा दिया या CRR बढ़ा दिया, CRR तो बैंक के लिए बेकार है, वो तो पैसा पड़ा RBI के पास, वो तो बेकार है। तो अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो गया तो पैसा कैसे क्रिएट करेगा? तो क्रिएशन ऑफ मनी विल डिपेंड अपॉन द हाई पावर्ड मनी। जितनी पैसा बैंक के पास होगा उतना ही वो क्रिएट कर सकता है। H means high powered money, P plus R means currency with the currency circulation, and R means reserve money. These two will determine कि कितना high powered money है मार्केट में। These two are created by, ये जो high powered money है कौन क्रिएट करता है? If I ask you, who creates high powered money? Who creates high powered money? Government of India and central bank. तो दिस क्वेश्चन को भी आस्क कि ये जो हाई पावर्ड मनी क्रिएट कौन करता है? क्योंकि गवर्नमेंट और कमर्शियल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI क्रिएट करता है, सेंट्रल बैंक क्रिएट नहीं करता। सेंट्रल बैंक क्रिएट करता है और RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट करता है। बाकी जो कमर्शियल बैंक है दे क्रिएट मनी थ्रू मनी मल्टीप्लायर डिपेंडिंग ऑन द हाई पावर्ड मनी। जब तक गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक नोट ही छापेगी तब तक जो है बाकी लोग, कमर्शियल बैंक पैसा कैसे क्रिएट करेगा? तो मनी क्रिएशन विल डिपेंड अपॉन द हाई पावर्ड मनी which is created by the government of India and the central bank. उसके बेसिस पे the commercial bank shall be able to create money. They only create money, they don't print money. They create money through money multiplier, as you said. Am I clear now? Or without? अब आप बताइए कि क्लास कब रखनी है बजट के बारे में? If you want to know, अभी बजट खत्म नहीं हुआ, अभी तो मैंने इसको बेसिक फंडामेंटल आपको बताया इसके बारे में। इसमें कोई भी डाउट हो, you can ask me। और इसके 3 अकाउंट होते हैं, ये आपको मैंने बताने थे। अब मैं बताता हूँ आपको, मुझे बताना था इसके बारे में अगले सेशन में, पर अगर आपने पूछ ही लिया तो बताओ। अंडर आर्टिकल 266 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव गॉट CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो भी ग्रांट आती है बाहर से, जो भी है, जो पैसा भी आता है, दैट इज ए पार्ट ऑफ CFI। और एक भी पैसा गवर्नमेंट खर्च नहीं कर सकती टिल इट इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। दिस इज मेंटेन बाय RBI। RBI मेंटेन करता है। बताता हूँ, सारी कहानी बताता हूँ। उसके बाद आता है अंडर सेक्शन आर्टिकल 266(2) पब्लिक अकाउंट फंड। उसमें सारा प्रोविडेंट फंड, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, उसमें मेंटेन होता है, विच इज मेंटेन बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। ये तो गवर्नमेंट का अपना पैसा है, प्रोविडेंट फंड, ये गवर्नमेंट का अपना पैसा, ये गवर्नमेंट पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं लेती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल मेंटेन दिस अकाउंट। थर्ड इज कॉल्ड द कंटीजेंसी फंड, विच इज मेंटेन बाय द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसका इस समय जो प्रोविजन है 500 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स हालांकि है प्रेसिडेंट के पास, पर सेक्रेटरी कंट्रोल करता है डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स का। पर उसका जब खर्च होता है देन पार्लियामेंट का अप्रूवल बाद में लेना होता है। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, इमरजेंसी, तो खर्च करना है तो खर्च तो कर सकते हैं, बट इसका अप्रूवल बाद में पार्लियामेंट के पास देना पड़ेगा। दैट इज अप्रूव्ड टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट सब्सिक्वेंटली इन द केस ऑफ द कंटीजेंसी फंड। और पब्लिक अकाउंट फंड के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। तो RBI, CFI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड, थर्ड कंटीजेंसी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स, ये तीनों मेंटेन करते हैं। और क्या पूछा आपने? नहीं, RBI अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट का पैसा है ना। RBI गवर्नमेंट कभी रिक्वेस्ट नहीं करती। गवर्नमेंट विल ऑलवेज डायरेक्ट। RBI कभी ट्रांसफर नहीं करता, RBI डायरेक्टली कभी ट्रांसफर नहीं करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे पैसा लेगी। हाँ, एक बार क्या हुआ कि मिनिस्ट्रीज के बाद जब एलोकेशन जब होती है, जब पैसा, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री बिल पास कर देगी, पार्लियामेंट पास कर देगी, तो उसके बाद एवरी मिनिस्ट्री विल बी कीन टू नो कि मेरे को कितना पैसा मिला। द लेटर विल कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू ऑल द मिनिस्ट्रीज। ये सीक्रेट लेटर आता है, उसमें एलोकेशन आपको कितना मिला वो उसमें आता है। लिफाफा कौन खोलेगा? फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, ही विल टेक इट टू सेक्रेटरी, सर आपके मिनिस्ट्री को इस साल का इतना पैसा मिला, आपने इतना मांगा था। ऐसा नहीं जो आपने मांगा सारा मिल जाएगा, नो, डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा जितना आएगा उसके हिसाब से पैसा बढ़ेगा ना। आपने कह दिया कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, अब फादर बोलेंगे मैं कहां से लाऊं,
मुझे वहां से लोन लेना पड़ेगा, वहां से पैसा लेना पड़ेगा, भैया फिलहाल तुम इससे गुजारा करो। तो कमर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बोलेगी ठीक है आपने इतना मांगा पर इतना पैसा नहीं है हमारे पास, कलेक्शन कम हुई, जीएसटी कम हो गया, मैं क्या करूं, नेचुरली बात है। तो पेंडेमिक की वजह से जीएसटी कलेक्शन कम हुआ, तो हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, अभी तो काम चलाओ, बाद में देखते हैं, रिवाइज के टाइम पे देखेंगे, ठीक है। तो पैसा एलोकेट हो जाता, तो दैट लेटर ऑफ द एलोकेशन विल गो फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कि तुम्हारी मिनिस्ट्री को इतना पैसा मिला। वन डे व्हाट हैपेंस, सेक्रेटरी कॉल मी, मिस्टर कार्रवाई बताइए कि कितना पैसा एलोकेट हुआ हमारे मिनिस्ट्री को इस साल का, 1200 करोड़, 1000 करोड़। कहता आपने ये पढ़ा डॉक्यूमेंट जो आया फाइनेंस मिनिस्ट्री से, मैंने कहा से पढ़ा, कहता पेज खोलो, मैंने खोला तो साथ में बैठी थी लीना नंदन, सेक्रेटरी, अब एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, तो ना उसने पढ़ा ना उसने पढ़ा, तो कहता जी अब मैंने पेज खोला, कितना लिखा है, मैं सर 1040 करोड़। कहता आप तो 1000 करोड़ बता रहे हो, मुझसे कहा ना पढ़ा करो, मैंने कहा ये आप पढ़ा करो, मैंने पढ़ा हुआ सर, ये आप पढ़िए। कहता क्या मतलब, मैंने कहा सर 1000 करोड़ प्लान फंड है, बाकी 40 नॉन प्लान फंड है। ओ यस 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 यस, मिस्टर लीना, मैडम लीना था, आप ही पढ़ा करो। मैंने कहा सर 1000 करोड़ प्लान फंड है, प्लान जो कि हमने एसेट क्रिएट करने हैं, 40 करोड़ जो आप खर्चे के लिए ओवर टाइम देना सर, आपको रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, मेंटेनेंस है बिल्डिंग की, उसके लिए वो देती है फाइनेंस, 1000 करोड़ आपका है, हम 40 करोड़ फालतू नहीं लेंगे, ये हमारा फंड है। तो वो पैसा लोकेशन नॉन प्लान का, अब तो नॉन प्लान खत्म हो गया, ठीक है, तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री एलोकेट करके आपको बताती है, एंड द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर वो कंसर्न डिपार्टमेंट है जो कि आपको बताएगा, चिट्ठी वहीं से आएगी आपको, है ना। हाँ, और बाकी बजट के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि कंटेंट क्या है, रिसीट, पैसा कहाँ से आता है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, जीएसटी वगैरह सब सारा बताऊंगा आपको डिटेल के अंदर, अगले सेशन में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, बजट बनता कैसे है, इसके कंटेंट क्या क्या होता है, ठीक है। और कोई डाउट, समझा नहीं। The issues and challenges in this whole thing. हाँ, तो चैलेंज तो हमेशा होता है, इशू एक ही होता है भाई पैसा कहाँ से आएगा, रिक्वायरमेंट कंट्री की, जो कंट्री ग्रो कर रही है, द कंट्री विच इज ग्रोइंग इट विल हैव ऑलवेज मोर रिक्वायरमेंट, जब बच्चा बड़ा होता है ना उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, पैसा कहाँ जाएगा। Not that हाँ, for till the 6 months of the year, system is not spending. नहीं खर्च, Stage of नहीं खर्चा बहुत किया हमने, गवर्नमेंट इतने पैकेज अनाउंस किए थे पीछे, ये सारे पैकेज गवर्नमेंट अनाउंस किए ड्यूरिंग पेंडेमिक, ये सारे वही पैकेज 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 10% ऑफ द जीडीपी, ये सारा पैसा तो गवर्नमेंट ने, सारा खर्च तो हुआ है, दैट इज वाई हमारा फिस्कल डेफिसिट 9.5% हो गया। देखो ऐसा होता है कि गाइडेंस तो गवर्नमेंट इशू करती रहती है, बट इस समय आईएमएफ ने बोला पूरे वर्ल्ड को कि नाउ द टाइम हैज कम टू रिवाइव द डिमांड, डिमांड हैज गॉन डाउन, व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल्स डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल व्हिच यू मस्ट रिमेंबर इज दैट डिमांड इज टू बी रिवाइव्ड। जब तक आप जब मार्केट में बेचते हो, जब तक खरीदने वाला कोई नहीं होगा तो आप क्या करोगे, द कंट्री कैन ग्रो, फर्म कैन ग्रो, इंडस्ट्री कैन ग्रो ओनली व्हेन द डिमांड इज देयर, विदाउट डिमांड नो कंट्री कैन ग्रो, तो डिमांड इज टू बी मेंटेन, एंड अगर वो गिर गई है तो इट इज टू बी रिवाइव्ड, फाइन। तो दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केप्ट ऑन इशूइंग सो मेनी पैकेजेस पूरे वर्ल्ड में। तो व्हाट इज, आईएमएफ ने क्या बोला कि इस समय डोंट बॉदर अबाउट द इन्फ्लेशन, तो जितना पैसा मार्केट में आएगा कीमतें बढ़ेंगी, नाउ द प्रायोरिटी इज टू रिवाइव द डिमांड एंड नॉट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, डिमांड को रिवाइव करो, गवर्नमेंट पैसा खर्च करे कोई बात नहीं, दैट इज व्हाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द एंटायर for the last 70 years, the fiscal deficit has crossed 9%. 9.5% means what? Nearly 20 lakh crore touching around. 20 लाख करोड़। तो इतना पैसा फालतू गवर्नमेंट ने मार्केट से बोरो करना है, करंट डे में 9.5% है, इतना खर्चा गवर्नमेंट फालतू कर चुकी है, इट में क्रॉस 10%, क्योंकि 31 मार्च अभी आना है, अभी रिवाइज आएगा, इट कैन बी मोर देन 10%, इतना पैसा गवर्नमेंट खर्च कर चुकी है बिकॉज गवर्नमेंट को डिमांड रिवाइव कर रही है। मैं खाली बैठा हूं, काम नहीं मेरे पास, तो गवर्नमेंट का भी पैसा ले लो कोई बात नहीं, इतनी फूड खाना बांटा फालतू नहीं, फालतू में गवर्नमेंट ने बांटा है, हर जगह फ्री में बांटा, मनरेगा अकाउंट में पैसा जा रहा है, वो सारा पैसा कहां से जा रहा है, तो बजट बढ़ गया, डेफिसिट बढ़ गया, 10% के ऊपर क्रॉस कर जाएगा, पैसा गवर्नमेंट कहां से खर्च करेगी, मार्केट से बोरो कर रही है गवर्नमेंट, जीएसटी कम हो गया, टैक्स रेवेन्यू कम हो गया,
गवर्नमेंट को मार्केट से बोरो करना पड़ा, अमेरिका से बोरो करना पड़ा, गोल्ड बेचना पड़ा, पीछे गवर्नमेंट ने गोल्ड भी बेचा। अब देखो मुझे कोई चीज़ लेनी है, अपने पहले मैं अकाउंट देखूंगा कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा, वो कम पड़ रहा है तो मैं अपने देखूंगा मेरे पास एसेट कितने हैं, अपनी ज़मीन बेचूंगा, मकान बेचूंगा। वही काम गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट पहले देखती है टैक्स रेवेन्यू कितना आया, कितना टैक्स आया, कितना नॉन टैक्स आया, सारा पैसा इकट्ठा करके भाई इतना पैसा हो रहा है, भाई खर्चे तो बहुत है, क्या करें। अब हमारे पास लैंड क्या क्या है भैया, वो पीएसयू के शेयर बेचो, लैंड मोनेटाइजेशन शेयर बेचो, अपने इस कंपनी के शेयर बेचो, अभी उसका आ रहा है आईपीओ आ रहा है, आपके एलआईसी का आ रहा है 10%। तो गवर्नमेंट कहती है 97,000 करोड़ तो यहीं से आ जाएगा। प्राइवेट हो रहा है, एक और बैंक प्राइवेट हो रहा है, तो गवर्नमेंट अब पीएसयू के शेयर बेच रही है। तो गवर्नमेंट भी वही करती है जो हम लोग करते हैं, भैया जमीन बेचो, गवर्नमेंट का एसेट है ये, शेयर तो गवर्नमेंट के एसेट होते हैं, भैया इनको डिसइन्वेस्ट करो, पैसा निकालो, तो 2.25 लाख करोड़ यहाँ से आएगा। तो वही काम आप करते हो बैठ के, भैया पैसा मैं कहाँ से इकट्ठा करूँ। तो गवर्नमेंट एग्जैक्टली वही काम करती है जो आप करते हो। मोनेटाइजेशन में और लैंड मोनेटाइजेशन में परमानेंट सेल, हाँ यस, बेच देना आपने, आपने लैंड बेच दी या लीज पे कर दिया आपने, गवर्नमेंट ने लीज, गवर्नमेंट की मर्जी है, देखो गवर्नमेंट की अपनी लैंड है, या तो लीज पे बेच के पैसा इकट्ठा कर ले या उसको बेच ही दे। इसका मतलब है कि लैंड को मोनेटाइज करने का मतलब होता है कि लैंड को कैश में कन्वर्ट करना। आपने लैंड बेकार पड़ी है, रेलवे की लैंड सब बेकार पड़ी है, नहीं बेचो इसको यार, बेच के उसको कैश में कन्वर्ट करना। तो ये गवर्नमेंट अपने तरीके निकाल रही है कि कैसे करें, हमें पैसा चाहिए बहुत सारा। तो गवर्नमेंट के जितने एसेट हैं तो गवर्नमेंट पीएसयू को बेच रही है, एयर इंडिया बेच रही है। आई रिक्वेस्ट अश्विनी लोहानी हुआ एयर इंडिया चेयरमैन टू कम एंड स्पीक है, मेरा अच्छा दोस्त है, मैंने आके बोलो एक बार, बोलूंगा उसको मैं। तो वो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन था, देन ही बिकेम एयर इंडिया चेयरमैन, एंड आफ्टर रिटायरमेंट अगेन ही बिकेम एयर इंडिया चेयरमैन। आजकल ही इज नाउ तमिलनाडु का जो सीएम है उसका एडवाइजर है फॉर टूरिज्म, एंड आल्सो ही इज द एमडी ऑफ तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मैं कॉलेज भी पेपर लेकर गया उसको, अच्छा दोस्त है मेरा। एमपी, ही वाज इन एमपी टूरिज्म, ही वाज इन माय मिनिस्ट्री एट दैट टाइम। तो जब डायरेक्टर था वहाँ पे, तो एक बार क्या हुआ कि दिस मैन चौहान जो एमपी के समय चीफ मिनिस्टर हैं, अच्छे दोस्त हैं, उनको खींच के ले गए, भैया आओ जरा संभालो एमपी टूरिज्म। तो एमपी मैं देखता था तो आके बहुत बैठता था मेरे पास, तो हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। तो एमपी टूरिज्म में था, बट ही बिलोंग्स टू इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस 87 है, इंडियन रेलवे मैकेनिकल सर्विस। तो मैकेनिकल सर्विस का आदमी है एंड अच्छा आदमी है। उसका स्टाइल काम करने का ये है कि नीचे नीचे क्लास 4 से शुरू करता है वो, उनके साथ बैठ के चाय पिएगा, जो क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं चपरासी, उनके साथ बैठ के चाय पीता है, वो नीचे से शुरू करता सब कुछ, ऐसा आदमी। तो आई रिक्वेस्टेड हिम कि प्लीज कम एंड टॉक टू आवर स्टूडेंट्स, आई टुक इनटू माय कॉलेज लास्ट ईयर। तो वो बोलेगा आके, तो गवर्नमेंट ने एयर इंडिया बेचना है, तो गवर्नमेंट अपने एसेट को बेच के पैसा इकट्ठा कर रही है समहाउ। वो ये काम आप करते हैं, हम करते हैं। तो इसके बारे में क्या क्या होता है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? बस ओके, नहीं आप पूछिए, मैं तो चाहता हूँ कि जब तक आप बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। तो आई वांट यू टू रेज मेनी क्वेश्चंस कि ये डाउट है हमारे को, बताइए अबाउट मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, व्हाट एवर इट इज, आपने जो पूछना पूछिए। सॉवरेन बॉन्ड की बात हो रही है, हाँ। यार अगर ऐसा होता, इंडिया में से में लार्जेस्ट एफडीआई आया है, कैसे आता, $70 बिलियन आए हैं, अगर ये रेटिंग इसका नेगेटिव होता, इतना एफडीआई नहीं आता कंट्री के अंदर। ये सब बेकार की बातें हैं। कंट्री का इस समय माहौल अच्छा है इन्वेस्टमेंट का ना, यूपीएस बिकम नंबर 1 पॉइंट, $70 बिलियन आया हमारे पास, सबसे ज्यादा अमाउंट हमारी कंट्री में है स्पाइट ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो रेटिंग का तो सिर्फ पैसा खिलाओ रेटिंग ठीक हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। बट अभी वर्ल्ड लेवल पे इस कंट्री का जो इमेज है बहुत अच्छा है, इन द सेंस कि इस समय फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है। तो प्लीज कम एंड मेक इन्वेस्टमेंट हियर एंड वी एश्योर यू द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड यू विल गेट द रिटर्न्स। इन्वेस्टमेंट वहीं होती है जहाँ पे रिटर्न्स अच्छे होते हैं, और जहाँ पे आपका जो फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, सड़कें, पानी, बिजली, ये सब ठीक है तो खुद आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए।
तो गवर्नमेंट का पूरा जोर इसके ऊपर है आज की डेट में कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक होना चाहिए। Privatization versus privatization's main concern is regarding profitability. We don't look whether the number of employment will be more or not. आप अगर privatize करोगे, yes, business will be expand, GDP will be expand. Same way, inequality will also. Job employment opportunities because UPSC में employment reducing. At the same time, private industries are not focused on creating job. They are focusing on profitability. देखो सर, ऐसा है, इतना जानता हूं मैं कि जॉब का जो गवर्नमेंट का, पहली बात तो गवर्नमेंट का काम वही है बेसिकली, नॉट टू रन होटल इंडस्ट्री, नॉट टू रन द एयरलाइंस। जो गवर्नमेंट का अपना काम है वही करना चाहिए, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट की शिप गवर्नमेंट थोड़ी चलाती है, वाई गवर्नमेंट शुड रन बड़ी एयर इंडिया, गिव टू प्राइवेट सेक्टर। पर ये जो हमारे दिमाग में बात है कि अगर इनकेस गिवन टू प्राइवेट सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। रिमेंबर, a country cannot grow without the private investment. Government alone can't run the country. If country is to be grown economically, then the private and the government have to come together. Remember, employment does not depend upon the government alone. But if you want to generate employment, that will depend upon the investment. Therefore, अगर वो प्राइवेट सेक्टर के पास, इसका ये मतलब नहीं कि इन्वेस्टमेंट इतना होता है, ये नहीं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टमेंट दैट नाउ इज गोइंग टू बी मोर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। रिमेंबर कि वंस अगर इंडिया गो टू प्राइवेट सेक्टर डज मीन कि नौकरी खत्म, ऐसा नहीं है। इफ यू ग्रो फर्दर, टाटा ने डिमांड किया एयर इंडिया की, आपको पता होगा। तो टाटा ने अगर एयर इंडिया ले लिया, इट विल एक्सपैंड। गवर्नमेंट एक्सपैंड नहीं करती, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती गवर्नमेंट में। हाँ, गवर्नमेंट का काम, अगर एयर इंडिया जब गवर्नमेंट के पास आई, आपको इसकी कहानी बता दूं, मुझे बताइए क्या एक्सपेंशन हुआ? एक्सपेंशन नहीं हुआ। इफ यू गो टू, जब इसका जो टाटा चेयरमैन था इसका, तो दो प्लेन थे इसके पास, ओनली 2 प्लेन्स। मीनू क्या होगा खाने का वो डिसाइड करता था, पूरे सफाई करवाता था। वर्ल्ड में इसकी जो एयरलाइंस थी पॉपुलर थी, लोग आके देखते थे कि कैसे मेंटेन कर रखा है। द क्लीनेस्ट एयरलाइंस टाटा की थी उस जमाने में, 50s की बात कर रहा हूँ। हाँ, लोग आके देखते थे, पर एक बार उनके गवर्नमेंट के हाथ में आई तो क्या हो गया इसका, यू कैन इमेजिन। क्योंकि जो आदमी इसको टेक ओवर करता है, मैं तो 3 साल के लिए हूँ, मुझे क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर यार। नेचुरली गवर्नमेंट के अंदर इंटरेस्ट खत्म, एंटरप्रेन्योरशिप खत्म हो जाती है, एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है। भैया ओनली फॉर 3 इयर्स, मेरा क्या लगाव है इससे, भैया मुझे नेचुरली मेरा क्या पर्स मिलेंगे, मेरी फैमिली को क्या पर्स मिलेगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टाटा का अपना इन्वॉल्वमेंट था उसके अंदर। तो देयरफॉर एक्सपेंशन स्टॉप्ड। एम्प्लॉयमेंट विल जनरेट ओनली व्हेन इन्वेस्टमेंट इज देयर। एक्सपेंशन जब होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, और जब वो होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। अब एक बात बताओ कि जब से एयर इंडिया बड़ी हुई है, गवर्नमेंट के पास में आई है, तो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई? कहाँ हुई है? अगर टाटा ने इसको ले लिया, एक्सपेंड करेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिव होगा, एंड देन एम्प्लॉयमेंट जनरेट ऑटोमेटिकली होगी। ये हमारा एक थिंकिंग है कि गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉयमेंट है, प्राइवेट में सेक्टर में गई तो एम्प्लॉयमेंट तो खत्म, पहले वो निकालेगा। ये हमारी थिंकिंग गलत है, थिंकिंग गलत है। आजकल रिमेंबर, इकोनॉमिक ग्रोथ विल डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट विल कम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। फाइन, तो जो काम गवर्नमेंट का नहीं है वो छोड़ दे, गवर्नमेंट छोड़ दे उसको, और वो काम जो दे दे प्राइवेट सेक्टर को। अब गवर्नमेंट ब्रेड बना रही है, ये काम गवर्नमेंट का थोड़ी है, मॉडर्न ब्रेड बनाना, साइकिल बनाना काम गवर्नमेंट का थोड़ी है। तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रही है, गिव इट टू प्राइवेट सेक्टर। वो अच्छा बनाएंगे, एफिशिएंटली बनाएंगे, और क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो जो काम गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, एक स्टेबिलिटी दो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो आप। व्हेन यू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर, देन सी द कंट्री कहां से कहां जाएगी। गवर्नमेंट का जो फोकस है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, बहुत ज्यादा। इतनी सड़कें बननी चाहिए, इतने हाईवेज बनेंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर आए, इन्वेस्ट करे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर विल डिपेंड अपॉन दीज थिंग्स ओनली, नेचुरली। तो ये सोचो मत कि प्राइवेट सेक्टर अगर आएगा तो हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो जाएगी। डिपेंड करता है कितना इन्वेस्टमेंट है और कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है, दैट डिपेंड्स, दैट विल डिटरमिन द एम्प्लॉयमेंट। दे रहा है ना, बिल्कुल दे रहा है। TCS इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड, और गवर्नमेंट इज नॉट द एम्प्लॉयर जनरेटर, इट कैन ओनली क्रिएट द फाउंडेशन फॉर द कंट्री। तो हमारा शुरू से ही जो हमारा प्रिंसिपल था गवर्नमेंट का, वो गलत था। गवर्नमेंट शुड हैव क्रिएटेड द फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि गवर्नमेंट ने क्रिएट नहीं किया।
अब दिक्कत हो रही है। ट्रैफिक जैम क्यों होते हैं सारे दिल्ली के आसपास? बिकॉज हमारा प्लानिंग गलत थी। तो गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए था। तो नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि द एम्प्लॉयमेंट विल डिपेंड नॉट ऑन द गवर्नमेंट बट ऑन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, एंड ग्रोथ विल कम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जो कि वो लोग बहुत कर रहे हैं, एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होगी। तो बट इट ऑल डिपेंड्स कि गवर्नमेंट कहाँ पे इनको एनकरेज करे इन्वेस्ट करने के लिए। तो दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। तो गवर्नमेंट हैज टू एंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी। या आप किसका? पीसीएल का। हम्म, तो वहाँ पे जैसे था कि जैसे बीपीसीएल ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, हम्म। तो कि ये बोला जा रहा था कि जैसे एक आप प्रॉफिटेबल कंपनी को क्यों बेच रहे हो? क्योंकि एयर इंडिया ठीक है, समझ में आता है कि इट वाज नॉट जनरेटिंग प्रॉफिट, तो नहीं, प्रॉफिट इज नॉट लॉस। अगर कर रही है तो गवर्नमेंट को बेचना पड़ रहा है, वो बात नहीं है। पेट्रोल प्रोड्यूस करना काम गवर्नमेंट का नहीं है, पेट्रोल को बांटना काम गवर्नमेंट का नहीं है। देखो प्रॉफिट जब ये प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगा, गवर्नमेंट को शेयर तो फिर भी मिलेगा। गवर्नमेंट सारे शेयर थोड़ी बेच रही है। देखो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बीपीसीएल बेच रही है बिकॉज प्रॉफिट कमा रही है। लोग कह रहे हैं यार प्रॉफिट कमा रही है, गवर्नमेंट क्यों उसको बेच रही है? गवर्नमेंट को लॉस मेकिंग यूनिट बेचनी चाहिए, पर गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा काम पेट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, हम वही काम करेंगे जो हमारा काम है। जो काम हमारा नहीं हम नहीं करेंगे। प्राइवेट सेक्टर इसको अच्छी तरह हैंडल कर सकता है, क्यों हैंडल करे उसको? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जहां पे होगा कॉस्ट गिरेगी आपकी, इट विल बी मोर एफिशिएंट, फाइन, एंड देन एवरीबॉडी विल बेनिफिट। और जब प्रॉफिट होगा उसको तो गवर्नमेंट को भी शेयर जाएगा उसका। नाउ दे हैव टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। लॉस में से ज्यादा गवर्नमेंट को प्रॉफिट मेकिंग बेचने से, बिकॉज नेचुरली नहीं तो कौन एयर इंडिया कौन क्यों नहीं लोग खरीद रहे? गवर्नमेंट का ज्यादा नेचुरली एयर इंडिया बीपीसीएल से सेल होगा तो गवर्नमेंट के पास शेयर तो है, पूरे शेयर थोड़ी बेच रही है गवर्नमेंट। भाई मेजर पार्ट गवर्नमेंट शेयर के निकाल रही है। बट डोंट फॉरगेट कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा दे हैव टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। टैक्सेस पैसा तो गवर्नमेंट के पास आता रहेगा। हाँ So it basically should be invested in capital हम्म, because government is selling assets. हाँ वही होगा सर, वही होगा। But a large chunk of money is being diverted. सर देखो to revenue नहीं देखो ये गवर्नमेंट का अब आज की डेट में अगर इफ यू सी द बजट, ना व्हाट इज बजट, इट कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या करना है अगले साल के लिए पूरा प्लान इसमें होता है, तो उसके डिमांड उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या डिमांड आने वाली है। इतनी रोड्स बनेगी, सिविल इंजीनियर की डिमांड बढ़ जाएगी। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन उन्होंने वो बताया। आपको मालूम ही है कितना खर्चा, 24,000 करोड़ पता नहीं कितना खर्चा हो रहा है। वो गवर्नमेंट का प्लान है खर्च करने का। तो गवर्नमेंट ये जो पैसा गवर्नमेंट को चाहिए वो पैसा यहीं से आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली। तो रेवेन्यू में चल जाएगा तो फायदा नहीं। तो वही तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो ये शेयर बेच के जो कि कंपनियां बेकार हैं, गवर्नमेंट का काम नहीं, उनको निकाल के गवर्नमेंट यहाँ पैसा लगा रही है। और एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, ये प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, तो गवर्नमेंट के पास एक रिकरिंग रेवेन्यू आएगा इस सेक्टर से। पैसा गवर्नमेंट के पास कम होने वाला नहीं है। जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतना जीएसटी भी आएगा। जितनी प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट कमाएंगे उतना पैसा भी गवर्नमेंट के पास आएगा। दे हैव टू शेयर विद द गवर्नमेंट जो प्रॉफिट आता है, फाइन। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कमाने वाला नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर ये बिल्कुल कहना गलत है कि गवर्नमेंट अगर एक कंपनी बेच देगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा ना कम हो जाए। नो, ऐसा नहीं है। दे विल सर वो तो प्रो एंड बायस तो कई होते हैं, आपको पता ही है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता रहेगा, जितनी कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी प्रॉफिट कमाती रहेंगी, और उसके बाद जो प्रॉफिट का शेयर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट को शेयर देती है तो कुछ कंडीशंस होती हैं उसके अंदर जो कि हम नहीं जानते। अंदर एग्रीमेंट होता है, भाई हम आपको दे रहे हैं सारे, पर कंडीशन साथ साथ होगी इसके अंदर, आप हमें इतना पैसा दोगे। ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में, इसके बारे में हमें पता नहीं होता। जब मीटिंग होती है आपस में, मीटिंग के अंदर बहुत चीज डिस्कस होती हैं कि हम आपको शेयर सारे बेच रहे हैं, ठीक है, हम आईपीओ इशू कर रहे हैं, पर इतना पैसा हमारे को मिलना चाहिए इसके अंदर। गवर्नमेंट इतनी पागल नहीं है कि अपना रेवेन्यू को सोच को बेकार कर देगी, छोड़ देगी। वो अंडरस्टैंडिंग होती है भी, इतना अंदर की बातें कोई नहीं जानता, अंदर क्या एग्रीमेंट हुआ है, दैट मेनी पीपल डू नॉट नो। गवर्नमेंट विल नेवर लाइक टू लूज द रेवेन्यू, इट विल सेल द शेयर्स विद सम कंडीशंस ओनली, भाई इतना हमें इनकम मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट कभी ऐसा काम नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना कंट्री चलाना है, तो बिना पैसे काम कैसे बनेगा। तो इसलिए जब गवर्नमेंट बेचती है शेयर तो कंडीशन के साथ बेचती है। सर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी चीज का हो, चाहे सोशल हो चाहे इकोनॉमिक हो, ये कंट्री के लिए हमेशा इच्छा होता है। ये हमारी टांगे जो है, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके बगैर तो हम खड़े नहीं हो सकते। तो विदाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ए कंट्री कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, तो दैट हैज टू बी स्ट्रांग। अगर ये कमजोर होगी तो वी कांट इवन वॉक, वी कांट इवन स्टैंड।
तो अगर आपने कंट्री को स्टैंड करना है, अगर आपने दौड़ना है, तो ये हमारी टांगें स्ट्रांग होनी चाहिए। तो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हुआ, देन ओनली ग्रोथ विल बी स्मूथ। ऑटोमेटिकली कम होगी। इनिशियल जैसे स्कूलिंग बेसिक्स बेसिक्स स्कूलिंग है, अभी भी ऐसा है कि स्टेट्स में स्टेट्स की स्कूल वहाँ पे एजुकेशन बहुत बुरी है, बट जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो पीपल दे कैन अफोर्ड। देखो सर, ऐसा है, एजुकेशन पॉलिसी हमारी शुरू से हमारी पॉलिसी गलत थी, और 2020 का जो पॉलिसी आया है ये काफ़ी अच्छा पॉलिसी है, बट इट इज़ बेसिकली इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड सब्जेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, पर स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको पहले असेंबली में पास करेंगी, दे कैन इवन मॉडिफाई दिस, कंकरेंट लिस्ट में है। तो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है स्टेट्स के ऊपर, पर पॉलिसी अच्छी है। ठीक है। कंसीडरिंग कि ये अभी हम जो हमारे गवर्नमेंट बेसिक उसमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें क्वालिटी बहुत और जो प्राइवेट है इस बीच का बैलेंस क्या करना चाहिए। ये बैलेंस क्या सर, बैलेंस वही होता है, गवर्नमेंट को अपने गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर्स, इंप्रूव करना, बिकॉज जो कॉलेज का रेपुटेशन होता है वो टीचर से बनता है। क्योंकि यहाँ जो पढ़ाता है उसके बाद आप जाके बाहर बोलते हो यार बड़ा बेकार आदमी यार ये, तो यहाँ पर जाना भूल के भी, तो आप अपने जो है ना मार्केटिंग तो आप लोग ही करते हो, फाइन। तो टीचर्स अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स आते हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे क्यों नहीं जाते? यार वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती, यही बोलते सर पढ़ाई अच्छी नहीं होती। तो बस टीचर क्वालिटी इंप्रूव्स, ऑटोमेटिकली स्टूडेंट विल गो देयर, सब वहीं जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, टीचर अच्छे करो विद गुड बैकग्राउंड, ठीक है, अच्छी उनका वो एग्जाम लेके उनको क्वालिफाई, इनको रिक्रूट करो। व्हेन दैट इंप्रूव्स ऑटोमेटिक, दिस इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हेन दैट इंप्रूव्स ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स विल कम देयर। आएंगे सर, क्यों नहीं आएंगे? अब देखो प्राइवेट सेक्टर को हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हमने ट्रांसफर नहीं किया है, गवर्नमेंट के भी स्कूल है, प्राइवेट भी हैं, हमने उनको भी एजुकेशन में अलाउ कर दिया है। जैसे आपका इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर है, इंश्योरेंस इज नॉट फुली ट्रांसफर टू प्राइवेट, गवर्नमेंट ने ट्रांसफर नहीं किया, गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर खोल दिया है कि आप जाके करो इस पे। अभी इंश्योरेंस सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस गवर्नमेंट के पास है, पर हम प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करते हैं, आप भी आइए। तो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एजुकेशन छोड़ी नहीं है, पर कंपटीशन को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको इन्वाइट किया, आप भी करो कोई बात नहीं, पर वहां पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बैठा है, लोग वहीं जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के साथ कंपटीशन है, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हम भी इंप्रूव करें इसको। ये गवर्नमेंट को करना है, वो डिपेंड करता है लीडरशिप क्या है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट कैन इजीली कम्पीट विद देम प्रोवाइडेड यू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक हो जाएगा सब कुछ। ये गवर्नमेंट का लक्यूना है, वो गवर्नमेंट को ठीक करना चाहिए। पर एजुकेशन सेक्टर गवर्नमेंट ने ट्रांसफर नहीं किया है, फर्क है दोनों के बीच में। इट हैज बीन ओपन किया, ओपन का मतलब है कंपटीशन बढ़ गया, तो कंपटीशन है आपस में दोनों का, तो गवर्नमेंट हैज टू कम्पीट अकॉर्डिंगली। अगर आपको चाहिए कि बच्चे यहाँ पे हैं, गवर्नमेंट शुड कम्पीट, तभी बात बनेगी। ये गवर्नमेंट के अपने IIM तो है, IIT भी है, वो भी तो गवर्नमेंट की है। हाँ, वर्ल्ड लेवल पे नाम है उनका, हाँ, और क्या, अब से नीचे ठीक नहीं है, स्कूल तो ठीक करने चाहिए गवर्नमेंट को, स्कूल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, सेंट्रल स्कूल तो बहुत कम है, सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब स्टेट गवर्नमेंट अब कैसे करिए, तो गवर्नमेंट तो पॉलिसी बना सकती है, इंप्लीमेंट तो नीचे वाले करते हैं। गुड यार, अच्छे क्वेश्चन रेज किया आपने, बढ़िया। एग्जाम के समय डरना मत बिल्कुल भी, जो नहीं आता इंटरव्यू में बता देना कि हमें नहीं आता। डोंट ट्राई टू गिव फेक आंसर, डोंट ट्राई टू शो नॉलेज, क्योंकि उनको मालूम है कि इसको कुछ नहीं आता। बी नेचुरल, जो आता है आर्टिफिशियली बनना है, जो आता है सर मैं आता नहीं आता, सॉरी आई डोंट नो, दे फील वेरी हैप्पी व्हेन यू से आई डोंट नो। पर आप जो बोलते हो सर आप डू लाइक म्यूजिक, यस सर आई लाइक म्यूजिक, आपने बताया सर मैं गाता भी हूँ लिखता भी हूँ, अच्छा तो बताओ जरा उसके बारे में, मालूम पड़ जाएगा भी कुछ नहीं आता इसको। अगर आपने बोल दिया सर मैं सिर्फ गाना सुनता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं बस, और मुझे कुछ नहीं आता, दे फील वेरी हैप्पी, यस शी इज वेरी ऑनेस्ट, दे वांट ऑनेस्टी, एंड द सेम थिंग दे एक्सपेक्ट इन द गवर्नमेंट सर्विस, भी आदमी ऑनेस्ट है, काम अच्छा करेगा, फेक नहीं है, बनावटी नहीं है, तो दे वांट नेचुरल पीपल। तो नहीं आता सर मुझे कुछ नहीं आता, तो पूछेंगे अच्छा आप बताओ किससे पूछे, वो आपके आंसर में से क्वेश्चन निकालते हैं, जैसे मैं भी निकाल रहा था, तो वो भी ऐसे करते हैं, जो आप आंसर दोगे उसी में से क्वेश्चन निकालते हैं, जस्ट सुनो कि आपको कितनी नॉलेज है।
आपने कितना डीप में इसको पढ़ा है, तो वहीं से आपका आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन पूछते हैं जैसे एनडीटीएल पूछा व्हाट इज नेट, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट, व्हाट इज लायबिलिटी, ये सब क्या होता है, वो आपको सब पता होना चाहिए। आपसे एक एक चीज पूछते हैं वो, देन दोनों यार शी नोज एवरीथिंग, दे आर कन्विंस, वो बोल रहे हैं ठीक है इट्स ओके, पता लग जाता है कि इसको आता है। सीक योर ओपिनियन, नाउ गिव योर फ्रैंक ओपिनियन, ऑलवेज बी फ्रैंक स्माइलिंगली, एज ए फ्रेंड अपना ओपिनियन देना है। डर डर के नहीं सर, डर डर के नहीं, बी कॉन्फिडेंट, बोल्ड बोल्ड होके फेस करना उनको, वो एज ए फ्रेंड ट्रीट करना। चाय ऑफर करते हैं, चाय पियोगे, यस सर व्हाई नॉट, चाय ले लो उससे क्या दिक्कत है, हाँ सर आई विल लाइक टू टेक कप ऑफ टी। ऑफर करते हैं जाम के पूछने के लिए, तो चाय पियोगे, ये तो बोला आई डोंट ड्रिंक, यस सर यस आई विल टेक। वो खुश होते हैं यार, ही इज वेरी फ्रैंक, तो दे वांट फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी। नहीं आता नहीं आता सर, मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, दैट्स ऑल। इसके बारे में और बात करेंगे, मैं भी 3 बार क्वालिफाई नहीं कर पाया, अल्टीमेटली किया, वो अपना एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ। एंड बी कॉन्फिडेंट, आप सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, मुश्किल कुछ नहीं है, नथिंग इज डिफिकल्ट, सिर्फ पैशन चाहिए, जज्बा चाहिए, भी मुझे तो करना है, लिख लो डायरी के अंदर भैया मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, दैट्स ऑल, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो क्वालिफाई करना है। डेली इसको पढ़ो, ये मेरा तो एक ही एम है, आईएएस में जाना है, आईएएस ना हो मैं तो, और बाकी सर्विसेज हैं सारी अच्छी हैं, गो टू एनी सर्विस, सारी स्टेटस वाली हैं। जैसे रेवेन्यू सर्विस का अगर पूछा तो वर्क प्रोफाइल ये सब काम क्या हो रहा है कभी सर रेवेन्यू का काम, उसमें 2 पार्ट है, कस्टम है, रेवेन्यू टैक्स का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, उसमें जीएसटी हो गया। इनका काम है टैक्स का, बेसिकली टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आना चाहिए, जो टैक्स नहीं पे करता उसका पता करना है, टैक्स पे रेड होती है सारी, उनका काम है टैक्स इकट्ठा करना। जो डायरेक्ट टैक्सेस वाला, इनकम टैक्स, कंपनी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, और उसका जीएसटी हो गया। तो कस्टम वाले जो सारा जीएसटी देखते हैं बेसिकली, ठीक है। तो टैक्सेस का सोर्स, नए नए टैक्सेस का सोर्स क्या हो सकता है, उनका काम है टैक्स जनरेट करना। तभी इशू, एक सर्कुलर इशू है, तो ऑल द प्रिंसिपल कमिश्नर जीएसटी की, जीएसटी का जितना भी लूप होल है सारा प्लग करो और रेवेन्यू रेज करो अपने इलाके में। तो जीएसटी से कलेक्शन बढ़ना चाहिए, चिट्ठियाँ जाती रहती हैं फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये दोनों फाइनेंस के अंदर ही आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये दीज विल कम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो उनका काम है रेवेन्यू जनरेट करना, इनका काम है टैक्स बेसिकली इकट्ठा करना, और जो गैप्स हैं उनको पूरा करना, प्लग करना। तो कभी रेट मारना, कभी क्या करना, कभी क्या करना, काम इन्हीं का होता है। What will be the reason for not spending of planned expenditure of fund for सर देखो कई रीजन होते हैं, आपने स्कीम, आप मान लीजिए मिनिस्टर हैं, भाई ठीक है भैया मुझे एरिया डेवलप करना है, हम करेंगे, हम इतने टॉयलेट बनाएंगे, इतनी सड़कें बनाएंगे, तो सड़कें तो आपने बता दी मैं बनाऊंगा, बस आपको लैंड चाहिए उसके लिए, लैंड को क्लेम करने में टाइम लग जाता है कई बार, लैंड क्लेम करने में ही फार्मर से बोलोगे भाई लैंड दे दो, हमें सड़क बनानी है, फिर कंपटीशन, अगर कोर्ट चला गया फिर क्या करोगे, खत्म, वो पैसा वहीं का रह जाता, व्हाट यू डू। तो कई चीजें हैं जिस पे डिपेंड करता है कि पैसा खर्च क्यों नहीं हो रहा, उस पर देयर आर सो मेनी रीजन फॉर दैट। तो ये चीजें आपके अंडर नहीं आती हैं, ये सड़कें या आपकी जो लैंड है वो किसी और के अंडर आता है, तो मुझे पहले उसे क्लेम करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ करूंगा। तो मैंने तो पैसा रख दिया कि मुझे सड़क बनानी है, पर मुझे लैंड तो मिले पहले इसके बारे में। मेट्रो वाले ने बोला था, श्रीधर ने भी, अगर मैंने मेट्रो मैंने बनानी है टाइम पीरियड में, तो कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, और रास्ते में जो भी आएगा सबको हटना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो मेट्रो आता ही नहीं बनती। उसने शर्तें लगाई थी कि कोई टेंडर नहीं होगा, टेंडर 3-4 महीने वेस्ट हो जाते हैं, नो टेंडरिंग, नो जो भी रास्ते में आएगा दैट हैज टू बी, उसको निकालना पड़ेगा वहां से, उसको हटना पड़ेगा, एंड ही कैन नॉट गो टू कोर्ट, नहीं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तभी हुआ ना, तो इसलिए इस कंट्री में लैंड क्लेम करने में टाइम लग जाता है। उसमें अभी बुलेट में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, लैंड नहीं मिल रही है, तो कैसे काम बनेगा। अब लैंड के लिए फार्मर्स को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, कंपटीशन में बात होती है, मुझे इतना चाहिए, वो कहता हम इतना नहीं दे सकते, यही बात कई बार लटक जाती है। तो कई फैक्टर्स हैं उसके अंदर, तो पैसा गवर्नमेंट कई बार खर्च नहीं कर पाती। चाय पियोगे, और पूछो। एजुकेशन सेक्टर में तो उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका क्या रोल है, उसको इम्प्रूव करना विद गिवन सर ब्यूरोक्रेट्स कैन ओनली गिव सजेशंस, जब तक मिनिस्टर नहीं मानेगा वो कुछ नहीं कर सकता। आपने प्रपोजल बना दिया कि सर मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ पे ये देखा, ये कमी है, आपने फाइल पे रिकॉर्ड करके सबमिट कर दिया, तो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, आप सिर्फ प्रपोजल दोगे, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट यू विल ओनली सबमिट ए प्रपोजल, अप्रूवल इज इन द हैंड ऑफ द मिनिस्टर, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपका मिनिस्टर है, वही पॉलिसी बनाएगा।
या वो सॉरी या बोलेगा यस यू आर राइट, प्लीज प्रिपेयर द पॉलिसी अकॉर्डिंगली, ही विल गिव यू डायरेक्शन। वो लाइन लगा देगा साइड पे, यस यू आर राइट, आई एग्री, प्लीज रीसबमिट द फाइल विद द पॉलिसी। फिर आप रीसबमिट करोगे उसको, फिर ये पॉलिसी बननी चाहिए, ये मेरा व्यू था, इसके बेसिस पे ये पॉलिसी बननी चाहिए। फिर अब फाइल दोबारा जाएगी मिनिस्टर के पास विद एनी रिक्वायर फंड्स, वो क्या करेगा, लिखेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी इतना पैसा चाहिए, हमने एक नई स्कीम चालू की है, इतना पैसा चाहिए। फिर आपको बुलाया जाएगा मीटिंग के लिए भी क्यों चाहिए, तो लंबा प्रोसेस होता है। हाँ। जो भी पॉलिसीज बनी है, they have been designed और सारे ऑब्जेक्ट बातें बनी, उनका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ, तो सर जो अभी फेलियर्स हैं उसके ऊपर जो पॉलिसीज बनी, तो ये जो डिफरेंस, ये गैप है, तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का ही है। सर कई कारण है, कई कारण, कई बार क्या पैसा नहीं मिलता। मान लीजिए आपने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, भाई ये आप करिए, आपने पैसा मांगा, हमने सैंक्शन निकाल, कई बार 6-6 महीने नीचे पैसा पहुंचता ही नहीं है, जिसने इंप्लीमेंट कर रहा है उसके बाद पैसा नहीं पहुंचता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कई चैनल्स हैं। आपने सेंट्रल बैंक ने पैसा ट्रांसफर कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को एज पर द सैंक्शन ऑर्डर, और जिसने इंप्लीमेंट करना है उसके बाद पैसा नहीं पहुंचता, और जब पहुंचा लगता है साल खत्म हो गया। क्या करोगे सर, चैनल बहुत सारे हैं ना, क्या करोगे, आई वॉन्ट इम्प्लीमेंट, पर मैं कैसे करूं, कुछ तो आया मेरे पास, मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं, मैं करने को तैयार बैठा हूं, पर मैं कैसे करूं, भी कुछ नहीं आया मेरे पास। तो देयरफॉर ये चैनल को जितना कम करोगे उतना अच्छा है, चैनल बहुत सारे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम यही है कि चैनल बहुत सारे हैं, टाइम पे कोई चीज नहीं मिलती, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट, अब क्या गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि जब भी कोई प्रपोजल आएगा तो जितनी भी क्लियरेंसेज हैं, चाहे वो लैंड की हो, चाहे ये एनवायरमेंट की क्लियरेंस, सारी आके होके आनी चाहिए हमारे पास। ऐसा नहीं कि हमने पैसा सैंक्शन कर दिया बाद में लेते रहो क्लियरेंस वगैरह। तो टाइम को बचाने के लिए आप सारी पहले क्लियरेंस को सबमिट करोगे हमारे पास प्रपोजल के साथ, कि आपने लैंड का भी ले लिया, ये भी आपके पास लैंड भी है, लिख के दो हमारे पास, जितने भी रिक्वायर्ड क्लियरेंसेज हैं आप सब लेके आए हो, ताकि जैसे पैसा मिले आप फर्स्ट से उसको इंप्लीमेंट करो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये आजकल कंडीशन है कि जो भी प्रपोजल आएगा ये सारे क्लियरेंसेज इसमें ऑलरेडी लगी होंगी, तभी पैसा मिलेगा, ताकि टाइम बच जाए, क्योंकि चैनल बहुत सारे हैं इंप्लीमेंट करने के लिए। देर आर सो मेनी एजेंसीज इन्वॉल्व। अब जैसे बिजली लगानी है, यार यहाँ पे खंबे नहीं है, खंबा जी वो डीडी लगाएगा, बल्ब लगाना मेरा काम है, बल्ब फ्यूज जो हो जाता है उसका रिप्लेस करना वो काम तीसरी बॉडी का है, इतनी एजेंसीज हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ, आई वॉज स्टेइंग इन बस्की नगर, कार गैराज मेरे पास था, मैंने गाड़ी रखी हुई है, तूफान आया तो एक नीम का पेड़ मेरे गैराज के सामने गिर गया, अब मुझे गाड़ी निकालने में कैसे निकालूं, अब किसको फोन करूं, जिसको फोन करूं जी हमारा काम नहीं है, पूरा दिन मैं फोन ही करता रहा, हर बंदे ने बोला जी हमारा काम नहीं है। अब पेड़ हटाने के लिए मुझे 20 जगह फोन करने पड़े, बट आई कुड नॉट नो कि कौन करने वाला आदमी है, बिकॉज मल्टीपल एजेंसीज इतनी ज्यादा हैं, हर कोई बंदा अपनी जिम्मेदारी से भागता है, ये मेरा काम नहीं है जी, देयर शुड बी ओनली 1 or 2 एजेंसीज। खंबा कोई और लगाएगा, सड़क कोई और खरीदे, अगर सड़क 60 फुट की है तो काम सीपीडब्ल्यूडी का है, 30 फुट की है तो काम डीडीए का है, हमें थोड़ी पता है चीज के बारे में, भी आप उसके पास जाओ, आप उसके पास जाओ, इतना ज्यादा एजेंसीज क्यों खोल रखी है आपने, आम आदमी कंफ्यूज है बॉस, तभी काम नहीं होते, ये काम मेरा नहीं है जी, ये काम तो वो करेगा। तो मल्टीपल एजेंसीज का मतलब डिले, जितनी एजेंसी ज्यादा होगी उतना काम डिले होता है, right? तो वी शुड हैव ओनली वन एजेंसी या 2 एजेंसीज जिसको यू कैन होल्ड अकाउंटेबल, भी तुम्हारा काम था तुम करोगे उसको। तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि काम हमारा नहीं है, आप उसके पास जाइए, आप धक्के खाते रहते हो। दिल्ली गवर्नमेंट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, दिल्ली गवर्नमेंट आगे पैसा नीचे भेजती है एमसीडी को, वो फिर आगे और नीचे भेजती है, इस चक्कर में पूरा साल निकल जाता है, सैलरी नहीं मिलती, अगला क्यों काम करेगा फिर, क्योंकि एजेंसीज बहुत सारी हैं। तो जितनी एजेंसीज होंगी उतना ही काम मुश्किल से होता है, तो फंड को नीचे ट्रांसफर होते होते टाइम बड़ा लग जाता है, तो हमारा सिस्टम बेसिकली फॉल्टी है। अब दिल्ली गवर्नमेंट की क्या जरूरत है हमें, मुझे बताइए, चंडीगढ़ वाला सिस्टम क्यों नहीं करते, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वी डोंट रिक्वायर ए स्टेट हेयर, असेंबली की क्या जरूरत है हमें बताओ, केवल असेंबली ने पास कर दिया एलजी फाइल लेके बैठ जाता, मैं नहीं करता, खत्म। वी डोंट रिक्वायर दिल्ली गवर्नमेंट हेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट काफी है, जैसे चंडीगढ़ में सिस्टम है, सीधा डेवलपमेंट बड़ा फास्ट होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोजल दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती, हम नहीं करते, भी क्या जो करना कर लो, तो हर्डल्स हैं सारे ये, तो जितने चैनल्स उतने हर्डल्स, जितने चैनल्स कम होंगे उतनी हर्डल कम होंगी, ये हमारा सिस्टम में फ्लॉ है थोड़ा, और कुछ बस, और क्या।
अब आपको बजट का बताऊंगा अगली बार डिटेल में अच्छी तरह से। उसके बाद और भी कुछ फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो पढ़ना चाहें, और एनी टॉपिक ऑन इकोनॉमिक्स आप पढ़ना चाहें, तो बैलेंस पे फॉरेन ट्रेड के बारे में जो भी इश्यूज आते हैं, दैट आई विल डिस्कस विद यू इन डिटेल, ताकि इसका मास्टर हो जाए। तो इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉलिसी के बारे में तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, या आप बताइए टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको बता दें तो मैं अकॉर्डिंगली आई विल प्रिपेयर। जो भी पॉलिसीज भारत सरकार की आई कैन डिस्कस अबाउट देम, वो मैं कर सकता हूँ। या टॉपिक जो आपके इंटरेस्ट का हो मुझे बता दें, क्योंकि विदाउट इकोनॉमिक्स आप चल नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। आजकल जो भी हो रहा है सर इकोनॉमिक्स ही है, is more दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड में जो हो रहा है सारा इकोनॉमिक्स चल रहा है इस समय। इंडिया चाइना ट्रेड वॉर सारा क्या है, सारा इकोनॉमिक्स ही तो, और क्या है। हाँ, foreign यस दिस ऑल इकोनॉमिक्स। चाइना चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर, ये वॉर वो वॉर, सब इकोनॉमिक्स। इसके बारे में तो आप चल नहीं सकते, इंटरव्यू में आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, एग्जाम के अंदर भी पूछते हैं, तो इसके बगैर चल नहीं सकते आप टॉपिक लेके आइए, आई विल शेयर विद यू, बताएंगे आपको। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है सर, क्या होती है बताइए, इसके बारे में बात कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो आप अगर जो चाहेंगे डिस्कस करेंगे आपसे, ऐसी बात नहीं, बट अपने अंदर एक पैशन पैदा करो क्वालिफाई करने के लिए। भैया हमने, मुश्किल कुछ नहीं है, डायरी में लिख लो, ये हमें क्वालिफाई करना। आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ इन दिस प्लेस। आपने गोल डिसाइड कर लिया तो रास्ता खुद मिलेगा। भैया मुझे जाना है गुड़गांव, तो कौन से रास्ते से जाऊँ, बट डिसाइड तो करो मुझे जाना कहाँ है। तो मुझे आईएएस जाना है, आईएएस बनना है, तो भैया मेरा ये रास्ता, उसके लिए मुझे ये पढ़ना चाहिए, दैट्स ऑल। इसमें आपका limits क्या हाँ क्या आपको खुद से करना है? सर, 30 साल मैंने भारत सरकार में काम किया, क्योंकि यू वर्क एट दी लेवल जिसमें यू हैव टू टेक डिसीजन, ठीक है, कि वो अप्रूव तो वही करेंगे पर हम डिसीजन लेते हैं, तो लगता है कि यार मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। यू आर जो फाइल पे लिखते हो। एक बार क्या हुआ कि मैंने, रश्मि जैन मेरी बैचमेट थी, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस की, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस की, रश्मि जैन, शी वाज द होम मिनिस्ट्री। कहती है कल रात तेरी बात हो रही थी। मैंने, क्या हुआ, मेरी बात क्यों कर रही है तुम? कहती है तेरी फाइल ही पढ़ रही हूँ बैठ के। वहाँ पे कोर्ट केस बहुत सारे थे, तो मैंने क्या किया, इतने सारे कोर्ट केस हैं तो एक पॉलिसी बनाते हैं। तो मैंने एक 6 पेज का नोट खुद टाइप किया, क्योंकि सारा सीक्रेट होता है, आई कांट गिव टू माई पीए। तो मैंने सारे कोर्ट केस को बना के अल्टीमेटली मैंने एक पॉलिसी के लिए रिकमेंड किया, सर ये होना चाहिए। दैट फाइल वेंट टू एल एडवाणी, वो द होम मिनिस्टर, एंड दैट्स अप्रूव्ड, एंड दैट बिकेम ए बेस फाइल। तो हर मिनिस्टर जो भी आता था उस फाइल को निकाल के देखता था, भी कोर्ट केस हुए थे, ये फैसला हुआ था। कहती बॉस मैं तेरी फाइल ही पढ़ रही हूँ यार। यार ये हमारी बेस फाइल हो गई है आज की डेट में, हम इसी को पढ़ के रेफर करते हैं। तो मेरा काम ये था कि मैंने पढ़ के, मेहनत करनी पड़ी मेरे को, तो दैट बिकेम पॉलिसी, आई रिकमेंडेड, अप्रूव्ड बाय एल एडवाणी, एंड दैट बिकेम ए पॉलिसी। तो लगता है यार मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है इसके अंदर, यार दिस इज माय कंट्रीब्यूशन। अब वो दैट फाइल इज ए रिकॉर्ड, अब वो वहीं रहेगी, वो फाइल आपके नाम, आपका रिकॉर्ड, वो रिकॉर्डर में फाइल आपकी पड़ी रहेगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती फाइल। तो आपको लगता है कि मैंने कुछ कंट्री के लिए मैंने कुछ किया, वही सेटिस्फेक्शन है। तो यू आर एट द लेवल वेर यू कैन टेक डिसीजंस, एंड जिसमें पूरे कंट्री के नसीब को बदल सकते हो आप। स्कीम तो बनाते हम ही लोग है ना, एक्चुअली बात है। ऊपर से डायरेक्शन आती है, कई बार स्कीम आप खुद प्रपोज करते हो, तो लगता है ये स्कीम मैंने बनाई थी यार, आई स्टिल रिमेंबर, तो सेटिस्फेक्शन होती है। तो एक कंट्री के अंदर एक, क्योंकि आप व्हेन यू आर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो एक मैक्रो लेवल पे काम करते हो, पूरी कंट्री को उसका इम्पैक्ट पड़ता है, डोंट फॉरगेट दिस। तो देन जो यू आर एट द लेवल, जो आपका स्टेटस है, भैया मुझे डिसाइड करना है, तो डिसाइड करने की पावर आपके अंदर आती है कि मुझे इन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये फैसला करना है। तो यू डेवलप इन योरसेल्फ विद डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, कि भैया मुझे ये करना चाहिए। मैंने रिकॉर्ड ऑफ द फाइल, जब फाइल पे रिकॉर्ड करते हो ना, ये फाइल अगले 50 साल चलती है, कि मैडम ने फाइल पे ये लिखा था, इसके अंदर रिकॉर्ड किया था। आपने पूरी फाइल पढ़ी, पूरा नोट बनाया, उसके बाद आपने रिकमेंड, तो आई देयरफॉर रिकमेंड फॉलोइंग, यू नेवर राइट आई रिकमेंड, द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड। आई का मतलब मैं नहीं, यू आर वर्किंग ऑन, टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द फॉलोइंग इज रिकमेंड, नेवर राइट आई रिकमेंड द फॉलोइंग, द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड। सब्जेक्ट सबमिटेड प्लीज, आपने सबमिट कर दिया, ऊपर फाइल जाएगी, वो मंत्री क्या करेगा साइड पे, अप्रूव्ड, यू फील वेरी हैप्पी, प्लीज इशू द ऑर्डर्स, आप ऑर्डर निकालोगे, खत्म बात, फिर यार दिस इज डन बाय मी, बोले यही असर हो, तो यू फील यस आई एम होल्डिंग ए रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, तो ये सेटिस्फेक्शन यही होता है।
तो मैक्रो लेवल पे इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो यू आर एट द पॉलिसी लेवल। मिनिस्ट्री का मतलब पॉलिसी, मिनिस्ट्री मीन ओनली पॉलिसी। क्वालिफाई करो, चाहे सर्विस कोई मिल जाए, सारी सर्विस क्लास 1 सर्विस है, अच्छी सर्विस है, एंड यू ऑल ज्वाइन मसूरी एकेडमी ज्वाइन करते हो, एनी सर्विस इज गुड। क्लास 1 सर्विस सारी की सारी मसूरी आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि यार मुझे यही चाहिए, अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, बाकी सारी सर्विस इंपॉर्टेंट है, कोई लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो बाहर बैठे हैं शायद वो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस का है, क्या फर्क पड़ता? तो ही हैव टेकन मेनी डिसीजन इन द डिफेंस मिनिस्ट्री, ऐसी बात नहीं है। यू मे गेट एनी मिनिस्ट्री बट ट्राई टू क्वालिफाई सिविल सर्विस। मुझे जाना है यार, दैट्स, रेलवे मिल जाए, कस्टम मिल जाए, इनकम टैक्स मिल जाए, सिविल अकाउंट्स है, पुलिस मिल जाए, क्या फर्क पड़ता? गवर्नमेंट सर्विस है, सर्विस करनी है। और कुछ बाकी आप डिसाइड कर लेना उनसे बात करके। मुझे कॉलेज जाना पड़ता है कई बार, तो उनसे बात करके टॉपिक किस चीज़ में आप चाहते हैं डिस्कस करूं मैं आपसे, उनसे बात करके मुझे बता देना। आई विल कम डिस्कस विद यू। जो मैंने बताया समझ आया अच्छी तरह से? डिड यू एंजॉय और डिड यू एंजॉय और नॉट? हाँ, बी फ्रैंक। इफ यू वांट मी टू इंप्रूव फर्दर, मुझे बता देना सर क्या इंप्रूव करना है इसके अंदर, चेंज क्या करना है, मैं कर दूंगा अकॉर्डिंग। फाइन। बजट पे मेरी पीपीटी है, दैट आई कैन शेयर विद यू, वो सब शेयर कर दूंगा आपको। आई विल गिव इट टू देम। पीपीटी पढ़ लो, बहुत कुछ है उसके अंदर, बहुत कुछ है। So shall we take leave now?